ओके, सो लास्ट लेक्चर तक हम लोग क्या देख लिए थे? लास्ट लेक्चर तक हम लोग एसक्यूएल स्टार्ट किए थे। तो एसक्यूएल में डीडीएल डीएमएल कमांड का सेक्शन हम लोग देख लिए थे। डीडीएल में सेलेक्ट कमांड था, इंसर्ट अपडेट डिलीट जो डेटा मैनिपुलेट करता था वो है। उसके बाद अगर हम लोग डीडीएल कमांड में आएंगे तो मैं सिर्फ क्रिएट टेबल तुमको बताया था, और ड्रॉप टेबल शायद नहीं बताया था, नहीं बताया था। एक टेबल टेस्ट टेबल ड्रॉप करके दिखाया था ना, एक टेस्ट टेबल लिया था, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम लिखने से टेबल ड्रॉप हो जाता है। ऑल्टर मैंने नहीं बताया था, ऑल्टर को हम लोग बाद में देखेंगे। ऑल्टर क्या है? टेबल का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ा तो, ठीक है। तो अब इन शॉर्ट अभी क्या हो गया पता है? अभी तक हम लोग को क्या समझ में आ गया? अभी तक हम लोग को ये समझ में आ गया कि परसिस्टेंट स्टोरेज के लिए अगर मैं एसक्यूएल यूज करता हूं तो उस टाइम पे मैं क्या कर सकता हूं? बैकएंड में जाके एक डेटाबेस बना सकता हूं, डेटाबेस के अंदर टेबल बना सकता हूं, ठीक है। टेबल के अंदर डेटा ऐड कर सकता हूं, अपडेट कर सकता हूं, डिलीट कर सकता हूं। ये चीज मेरे को बैकएंड से करने आ गए, मतलब मेरे को एसक्यूएल से करने के लिए आ गए। अब ये पूरी जो चीजें मैं कर रहा हूं ना यहाँ पर, ये चीजें मेरे को करना है एक्चुअल में कहां से? मेरे सी शार्प से, बराबर। अब सी शार्प जो मेरा सिस्टम है वो मेरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम है, और जो एसक्यूएल है वो है मेरा रिलेशनल सिस्टम, मतलब आरडीबीएमएस है। तो ये दोनों को मैप करने के लिए बीच में एक लाइब्रेरी, जिसको हम लोग बोलेंगे, लाइब्रेरी का मतलब होता है सेट ऑफ क्लासेस, ठीक है। तो एक लाइब्रेरी बीच में यूज होती है, एक फ्रेमवर्क बीच में यूज होता है। दैट फ्रेमवर्क इज नोन एज ओआरएम फ्रेमवर्क, ओआरएम। ये आज लेक्चर होने से रहा। तो ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ओआरएम। तो मतलब एक साइड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम रहेगा, एक साइड रिलेशनल सिस्टम रहेगा, दोनों की मैपिंग करने के लिए जो फ्रेमवर्क यूज होगा वो ओआरएम है, और वो ओआरएम फ्रेमवर्क का नाम है एंटिटी फ्रेमवर्क। वो ओआरएम फ्रेमवर्क का नाम क्या है? एंटिटी। तो और भी ओआरएम फ्रेमवर्क है, ऐसा नहीं कि नहीं है। जैसे हाइबरनेट है एक, डैपर है एक, ठीक है। एक डैपर एक का नाम है, एक का नाम हाइबरनेट है। हाइबरनेट यूज होता है जावा में, ठीक है। हाइबरनेट है, डैपर है, और भी ऑब्जेक्ट स्टेट करके बहुत बहुत सारे फ्रेमवर्क है, लेकिन जो सबसे पॉपुलर है वो एंटिटी फ्रेमवर्क है। जावा में हाइबरनेट है, उसी का डॉटनेट का क्लोन का नाम है एन हाइबरनेट। डॉटनेट में वो आगे क्या हो गया? एन फॉर डॉटनेट, नेट, ठीक है। तो एन हाइबरनेट हो गया। तो एन हाइबरनेट और एंटिटी फ्रेमवर्क ये मोस्ट वाइडली यूज्ड जो फ्रेमवर्क है यहाँ पे यूज होते हैं। और अगर एक और फ्रेमवर्क है जिसका नाम है डैपर, वो कुछ कंपनीज डैपर भी यूज करती है, लेकिन 70-80% कंपनी एंटिटी फ्रेमवर्क पे रिलाय करती है। ये लोग की आवाज बढ़ जा रही है क्या? ये साइड क्या, उधर आवाज तो जाना चाहिए, बोलता उधर से बोल। तो 70-80% कंपनी जो है वो एंटिटी फ्रेमवर्क पे रिलाय करती है। तो एंटिटी फ्रेमवर्क को मैं प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा कैसे? तो मैं क्या करता हूँ, एक एमवीसी एप्लीकेशन लेता हूँ पहले, ठीक है। एमवीसी एप्लीकेशन लेने के साथ में क्या करता हूँ, उसका एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट है वो चीज हम लोग पहले देखते हैं। तो पहले तो मेरे को एमवीसी की एप्लीकेशन लगेगी। अब वो एमवीसी की एप्लीकेशन में मैं क्या करूंगा, ये जो जैसा टेबल बनाया है ना एम्प्लॉय को, वो डेटा को मैं एक्सेस करके प्रिंट करूंगा। ये हम लोग को करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं विजुअल स्टूडियो ओपन करता हूँ। तो एमवीसी की एप्लीकेशन क्रिएट करता हूँ मैं यहाँ पे। और ये कंट्रोलर को मैं डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है मेरे को। तो जो अननेसेसरी कोड है ना, उसको हम लोग निकाल देंगे। तो ये होम फोल्डर भी निकल जाएगा, इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इंटरव्यू में ना एक क्वेश्चन करते हैं कि अगर एमवीसी एमवीसी की एप्लीकेशन तुम्हारी है, ठीक है, और डायरेक्ट में कोई कंट्रोलर कोई भी एक्शन मेथड नहीं लिखा, तो बाय डिफॉल्ट कौन सा एक्शन मेथड आएगा वो कैसे पता चलेगा? तो वो
पता चलता है मेरे को यहां से। ये लोग आज पढ़ाने देंगे। तो ऐप स्टार्ट में डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर जो कंट्रोलर एक्शन रहेगा वो वही एक्शन जो रहेगा क्या रहेगा, फर्स्ट पे आएगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं जो कंट्रोलर क्रिएट कर रहा हूँ उसका नाम भी मैं एम्प्लॉय लेता हूँ, ताकि इसके लिए मैं होम कंट्रोलर को निकाल दिया। तो मैं यहाँ पे एक कंट्रोलर ऐड किया, एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये एम्प्लॉय कंट्रोलर ऐड हो गया। अब ये एम्प्लॉय कंट्रोलर को मैं यहाँ पे फर्स्ट सेट कर दूंगा, और ऐसे टेस्ट यहाँ पे एक व्यू ऐड कर दिया, जस्ट एक टेस्ट व्यू ऐड कर रहा हूँ जिसमें मैं कुछ लिखूंगा नहीं, सिर्फ टेस्ट लिखता हूँ। और प्रोजेक्ट को मैं डायरेक्ट रन किया, कुछ भी देखो मैं यहाँ कंट्रोलर से ले जाके रन करता हूँ, कोई भी यूआरएल वगैरह वहां पे कोई भी कंट्रोलर कोई भी एक्शन का नाम यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो भी वो क्या करेगा, इंप्लॉय के इंडेक्स को कॉल करेगा और टेस्ट व्यू लिखा दिखाएगा। बराबर, ये समझ में आया क्या? नहीं दिखा, यहाँ पे नहीं दिखाएगा ना, डायरेक्ट वो उसको कॉल करेगा। एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन को कॉल किया, एम्प्लॉय कंट्रोलर के इंडेक्स सेक्शन को कॉल किया तो यहाँ पे टेस्ट व्यू आ गया। एम्प्लॉय कंट्रोलर इंडेक्स सेक्शन गो टू व्यू किया तो उसी में लिखा टेस्ट व्यू, तो डायरेक्टली उसने उसको ही कॉल किया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ एंटिटी फ्रेमवर्क। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने का गौर से देखो, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए ना 3 स्टेप है, एकदम बेसिक 3 स्टेप है। पहला क्या है, तुमको इंस्टॉल ईएफ, एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करना, ठीक है, अपने प्रोजेक्ट में उसको इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट, और तीसरा क्या है, कॉन्फ़िगर कनेक्शन स्ट्रिंग। तो एंटिटी फ्रेमवर्क इंस्टॉल करने के लिए स्टेप क्या रहेगा, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, मैनेज न्यूगेट पैकेज, इंटरनेट कनेक्ट रहना चाहिए, इसके लिए मैं इंटरनेट कनेक्ट कर दिया। यहां पे आगे लिखना है एंटिटी फ्रेमवर्क, एंटिटी फ्रेमवर्क लिख के सर्च करोगे तो देखो ये जो आएगा ना बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये वाला ही लेना है, और भी आएगा नीचे अगर देखोगे ना तो अलग और भी तुमको दिखेगा। इसके लिए मैं एकदम प्रॉपर केस में लिखा हूं तो आया, अगर स्पेस दे के लिखो तो बहुत सारा आता है। तो ये ध्यान देना कि तुमको जो बाय माइक्रोसॉफ्ट वाला जो ऑफिशियल जो है, जो माइक्रोसॉफ्ट तुमको प्रोवाइड कर रहा है वही। ऐसा एंटिटी फ्रेमवर्क का क्लोन बहुत सारा बना हुआ है तो उसका कोड भी बदल जाएगा। तो हम लोग जो ऑफिशियल है, जो कंपनीज यूज करती है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये बाय माइक्रोसॉफ्ट, और यहाँ पे जो वर्जन लेना है, तो जो भी स्टेबल रिलीज रहेगा, अभी अभी जब ये टाइम पे 644 है, हो सकता है आगे तुम लोग यूज करोगे तो और वर्जन आ जाएंगे, तो जो भी स्टेबल वर्जन रहेगा वो ले लेना। तो ये लेटेस्ट स्टेबल वर्जन, मैं ये इसको इंस्टॉल, यहाँ पे आगे इंस्टॉल पे क्लिक करोगे, आई एक्सेप्ट, तो ये हो गया इंस्टॉल। ये देखो आउटपुट विंडो में जाके देखोगे ना तो यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा इंस्टॉल हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर ये विंडो नहीं देखे तो यहाँ पे आओगे ना, यहाँ पे तुमको एंटिटी फ्रेमवर्क का एक रेफरेंस दिखेगा, रेफरेंस में ये दिख रहा है। तो ये है बेसिकली फर्स्ट स्टेप, वेरी फर्स्ट स्टेप। क्लियर है? ये आवाज नहीं भी आ रही होगी तो दिखता रहा होगा ना। क्या किया, राइट क्लिक किया, मैनेज न्यूगेट पैकेज में गया, एंटिटी फ्रेमवर्क लिखा, सर्च किया, इंस्टॉल बटन पे क्लिक किया, रेफरेंस में चेक किया। ये पहला स्टेप हो गया मेरा। इसमें किसी को कोई डाउट है रहेगा अभी तो पूछोगे?
तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है तुम्हारा क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। तो देखो अब यहाँ पे ना थोड़ा सा ट्रिक है। कॉन्टेक्स्ट है क्या, पहले वो समझ लो, फिर कॉन्टेक्स्ट हम लोग बनाएंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या है? कॉन्टेक्स्ट है बेसिकली तुम्हारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक वर्चुअल डेटाबेस। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक वर्चुअल डेटाबेस कैसे? जैसे जो डेटाबेस तुम्हारा एसक्यूएल में बनता है वैसे ही उसको मैप करने वाला ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस तुम्हारा ये साइड में भी बन जाता है, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में बन जाएगा। जो डेटाबेस तुम्हारा रिलेशनल आरडीबीएमएस में एसक्यूएल सर्वर में बनता है उसको मैप करने वाला ऑब्जेक्ट मैपर वाला डेटाबेस जो बनेगा उसका नाम कॉन्टेक्स्ट है। तो वहां पे डेटाबेस जो होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? टेबल को होल्ड करके रखता है, टेबल क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, रिकॉर्ड उसमें ऐड कर सकते हैं। तो कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग क्या करते हैं? कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हम लोग टेबल क्रिएट करते हैं, कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम लोग ऐड करते हैं। तो हम लोग जो भी मैनिपुलेशन करते हैं, इंस्टेड ऑफ डूइंग डायरेक्टली इन एसक्यूएल वी आर डूइंग मैनिपुलेशन इन कॉन्टेक्स्ट। और फिर उसके बाद उसको बोलते हैं सेव चेंजेस। तो वो क्या करता है, जो भी चेंजेस है वो चेंजेस को अप्लाई कर देता है एक्चुअल में एसक्यूएल पे। तो कॉन्टेक्स्ट बेसिकली क्या है? कॉन्टेक्स्ट बेसिकली है तुम्हारा वर्चुअल डेटाबेस। समझ में आया? अब इतना हैवी काम उसका है, टेबल होल्ड करना, फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को एसक्यूएल की क्वेरी में कन्वर्ट करना, ये सब काम कॉन्टेक्स्ट का काम है। मतलब हम लोग उसको बोलेंगे ऐड फंक्शन, और वो क्या करेगा? इंसर्ट इनटू क्वेरी बनाएगा। कौन? कॉन्टेक्स्ट। इंसर्ट इनटू क्वेरी समझ गए ना? मैं बोलूंगा ऐड फंक्शन और वो बनाएगा इंसर्ट इनटू की क्वेरी। अब इतना टिपिकल काम है तो हम लोग कॉन्टेक्स्ट कैसे बनाएंगे? तो जो केस कंट्रोलर का था, कंट्रोलर क्या था? कंट्रोलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिक्वेस्ट रिसीव करना, उसको प्रोसेस करना, रिजल्ट जनरेट करना, क्लाइंट को सेंड करना ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। अब हम लोग को कंट्रोलर बनाना रहता था तो हम लोग क्या करते थे? इनहेरिट करते थे। यहाँ पे भी हम लोग वही करने वाले। हम लोग एक खाली क्लास बनाएंगे और माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा कि मैं कॉन्टेक्स्ट ऑलरेडी बना के देता हूँ, हम लोग उसको इनहेरिट करेंगे। जैसे हम लोग इनहेरिट करेंगे तो उसकी पूरी कैपेबिलिटी मेरी खाली वाली क्लास में आ जाएगी, तो मेरी खाली क्लास भी कॉन्टेक्स्ट बन जाएगी, और वो भी फिर मेरी खाली क्लास भी क्वेरी बनाने लगेगी, टेबल बनाने लगेगी, ऐड करने पे इंसर्ट इनटू की क्वेरी बनाएगी। तो मतलब जितनी कैपेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट के पास है वो सब कैपेबिलिटी मेरी खाली क्लास के पास आ जाएगी विद द हेल्प ऑफ इनहेरिटेंस। समझा? तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? एक क्लास लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लेता हूं एक क्लास। तो यहां पे आके एक फोल्डर लेता हूं पहले मैं, ताकि जितनी भी ईएफ की क्लास है सब इसके अंदर। अब इसके अंदर जाके मैं एक क्लास ले रहा हूं। तो क्या किया मैं सिर्फ एक खाली क्लास लेके छोड़ दिया है। वाह, पीछे आवाज आ भी रही है क्या मेरी? आ रही है ना? तो मैं क्या किया, एक खाली क्लास लेके छोड़ दिया। फिर अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को करना पड़ेगा इनहेरिटेंस। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कोलन, और माइक्रोसॉफ्ट वाले ने जो एंटिटी फ्रेमवर्क की क्लास बना के दिया कॉन्टेक्स्ट की, उसको मैं इनहेरिट कर दूंगा, तो वो अपनी कैपेबिलिटी इसमें ट्रांसफर कर देगा। तो वो क्लास है कौन सी? वो क्लास का नाम है डीबी कॉन्टेक्स्ट। वो क्लास का नाम क्या है? डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो मेरे को क्या लिखना पड़ेगा? कोलन डीबी कॉन्टेक्स्ट। तो डीबी कॉन्टेक्स्ट अपनी कैपेबिलिटी इंप्लॉय कॉन्टेक्स्ट में डालेगा और ये भी कॉन्टेक्स्ट बन जाएगा। वही करते हैं, ऐसी कंट्रोलर में भी करते थे हम लोग, अगर याद होगा तो। डीबी कॉन्टेक्स्ट कंट्रोल डॉट, ये क्या अभी क्या दे रहा है? डीबी कॉन्टेक्स्ट इसको नहीं पता, ठीक है। अब डीबी कॉन्टेक्स्ट कौन से नेम स्पेस में है? डीबी कॉन्टेक्स्ट है सिस्टम डॉट डाटा डॉट एंटिटी, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क के अंदर है। तो अब मेरे को मालूम नहीं है, तो मेरे को ये पता है मैं सही लिखा हूं, तो मैं कंट्रोल डॉट करूंगा तो ये बोलेगा तुमने यूजिंग मिस किया है, तो ये ऊपर यूजिंग ऐड कर देगा। देखो ये दिखा, फिर से देखो, फिर से देखो, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखा, ये दूसरे नेम स्पेस की क्लास थी। एक दूसरे नेम स्पेस की क्लास अगर मेरे को मेरे नेम स्पेस में यूज करना है तो मेरे को वो नेम स्पेस को ऊपर यूजिंग में डालना पड़ता है।
लेकिन मैंने क्लास को यूज कर लिया और यूजिंग नहीं लिखा तो ये दे रहा है एरर। क्यों? ये बोल रहा है कि तुमने नेम स्पेस मिस किया है। देखो एरर पढ़ो क्या है, द टाइप ऑफ नेम स्पेस कॉन्टेक्स्ट कुड नॉट बी फाउंड, कि मेरे को नहीं पता इसका नेम स्पेस क्या है। तो हम लोग बोलते हैं कि मेरे को भी नहीं पता, कंट्रोल डॉट, तो ये आया, आगे ऐड हो गया नेम स्पेस, तो ये हो गया। क्लियर है यहां तक? ये क्या किया मैं, बन गया कॉन्टेक्स्ट। दो स्टेप हो गया। पहला स्टेप मेरे ख्याल से बहुत ऐसा कोई बहुत मुश्किल स्टेप नहीं है, राइट क्लिक किया, मैनेज न्यूगेट कॉन्टेक्स्ट में गया, एंटिटी फ्रेमवर्क लिखा, सर्च किया, इंस्टॉल किया, फर्स्ट स्टेप खत्म। दूसरे स्टेप में कॉन्टेक्स्ट बनाना है। कॉन्टेक्स्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक क्लास लिया, इनहेरिट किया, कॉन्टेक्स्ट बन गया कॉन्टेक्स्ट। यहां तक किसी को कोई डाउट है एंटिटी फ्रेमवर्क में? इतना भी लोग नहीं कर पाते कॉन्टेक्स्ट बनाने का काम भी, ये हकीकत बता रहा है। इतना काम, ये इतने से में कॉन्टेक्स्ट बन गया। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई नया कोड नहीं किया, और मैं कुछ अलग है ही नहीं इसके अंदर। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन के ये बताना पड़ेगा कि ये जो वर्चुअल डेटाबेस बनेगा, एक्चुअल डेटाबेस कहाँ रिसाइड करेगा, उसका एड्रेस कहाँ पे, मतलब उसके एसक्यूएल सर्वर का नाम, ये तो वो एक स्ट्रिंग होती है जिसको हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। मतलब जिसके थ्रू मेरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम को ये मालूम पड़ेगा कि मेरा एसक्यूएल सर्वर का नाम, उसका पासवर्ड, और मेरा एसक्यूएल सर्वर कहाँ पे, और डेटाबेस का नाम क्या है, क्या रहेगा, वो बताने के लिए एक स्ट्रिंग लिखते हैं। वो स्ट्रिंग को हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। समझ में आया कनेक्शन स्ट्रिंग क्या है? किसको किसको समझा? आवाज नहीं आ रही क्या इफ्तिकार? नहीं कॉन्सेंट्रेशन? उसको आ रही, देखो नहीं आ रही। इन लोग कुछ कम हो तो मैं कुछ बोलूं। जो एसक्यूएल सर्वर मतलब कॉन्टेक्स्ट जो है मेरा, वो मेरा वर्चुअल डेटाबेस है, बराबर। वर्चुअल डेटाबेस को ये कैसे मालूम पड़ेगा कि एक्चुअल डेटाबेस कहाँ पे है? तो उसके लिए एक स्ट्रिंग लिखते हैं हम लोग। वो स्ट्रिंग के अंदर एसक्यूएल सर्वर का नेम, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम एक साथ होता है। वो स्ट्रिंग को कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। समझ में आया अभी क्या बोला? तो ये स्टेप तो हो गया मेरा, डन। ये स्टेप भी हो गया डन। ये स्टेप अब मेरे को करना है। ठीक है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने का एक स्टेप है, गौर से देखो, सुनना नहीं है, खाली देखो। अब व्यू में जाने का, सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक करना है, ऐड कनेक्शन, एसक्यूएल सर्वर। यहां पे देखो मल्टीपल प्रोवाइडर्स दे रहे हैं, एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू। यहां पे आके अपने एसक्यूएल सर्वर का नेम डालने का, वो कहां मिलेगा, इसको लॉगिन करने का, तो ये विंडो आएगा, इसको कॉपी करने का, यहां पे जाके पेस्ट, ये तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर का नेम हो गया। उसके बाद अगर तुम मशीन टेस्ट दे रहे हो, मशीन टेस्ट, तो उस टाइम पे तुमको एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करना पड़ेगा, और अगर तुम्हारे लोकल में है तो विंडोज ऑथेंटिकेशन। मशीन टेस्ट दे रहे हो अगर कंपनी में, तो वहां पे तुमको एसक्यूएल सर्वर का क्रेडेंशियल मिलेगा। कंपनी में जाके काम करोगे तो तुम्हारे लोकल में एसक्यूएल नहीं होगा ना, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन तुम वो टाइम पे नहीं सेलेक्ट कर पाओगे। उस टाइम पे तुमको जो क्रेडेंशियल मिलेगा वो तो एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करके यूजर नेम पासवर्ड डालोगे। अभी मेरे पास एसक्यूएल है मेरा, तो मैं विंडोज ऑथेंटिकेशन लिया। यहाँ पे डेटाबेस का नाम जो फ्यूचर में तुमको बनाना है वो नाम यहाँ पे लिखोगे। तो मैं यहाँ पे लिखा एम्प्लॉय EF DB। उसके बाद यहाँ पे आने का एडवांस पे क्लिक करके ये कॉपी करने के बाद कैंसल, इसको भी कैंसल, ओके नहीं करना है। क्यों किया था मैं फिर वो, मेरे को कनेक्शन स्ट्रिंग बनाना था, इसके लिए किया था ये। मेरी बात समझ में आई? तो कनेक्शन स्ट्रिंग में वहां से अभी मैं लिखने बैठता तो एरर आता, तुम लोग भी लिखने बैठोगे तो एरर आएगा, फिर कनेक्शन होगा नहीं। तो ये तरीके से कनेक्शन स्ट्रिंग बना लेने का, डायरेक्टली आगे पेस्ट कर देना।
एक मिनट, इसको मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है, पता नहीं मेरी आवाज पहुंच गई क्या वहां तक। बोलो। उससे कनेक्शन होता अगर मैं ओके करता, लेकिन वो कनेक्शन दूसरी अप्रोच के लिए होता। हम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हैं एंटिटी, अभी अप्रोचेस के बारे में कुछ नहीं बताया हूं मैं। अब अप्रोचेस के बारे में बाद में बताऊंगा। 3 अप्रोच यूज होती है उसमें। हाँ, तो एक जो जो हम लोग अप्रोच यूज कर रहे हैं वो सबसे टफेस्ट अप्रोच है, जिसमें कुछ भी स्टेप से नहीं मिलता, सब कोड करना पड़ता है। बाकी एंटिटी फ्रेमवर्क में ऐसा होता है कि कोड बना बनाया मिलता है हम लोगों को। तो 2 अप्रोच और है। तो हम लोग जो अप्रोच यूज कर रहे हैं इसका नाम है कोड फर्स्ट। और इस ये अगर यहां से मैं कनेक्शन करता तो ये होता डेटाबेस फर्स्ट, ऐसा होता। तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग में कॉपी कर लिया। इसको जाना है कनेक्शन स्ट्रिंग को वेब कॉन्फिग में जाना है। वेब कॉन्फिग में तुमको ये टैग देखना है, देखो ये टैग सिस्टम डॉट वेब। सिस्टम डॉट वेब के ऊपर जाके कनेक्शन स्ट्रिंग लिखना है, इंटेलिजेंस आएगा, ऐड करना है। ऐड में कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू करके पेस्ट कर देना, जो भी वहां से कॉपी किए थे ना पेस्ट कर देना। तो ये मैं लाके वेब कॉन्फिग में मेरी कनेक्शन स्ट्रिंग को डाल दिया। इतना काम मैं किया। क्या किया मैं, व्यू में गया, सर्वर एक्सप्लोरर में गया, ऐड कनेक्शन में गया, राइट क्लिक किया, कनेक्शन ऐड किया, विंडो में गया, एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट किया, कंटिन्यू किया, एसक्यूएल सर्वर का नेम डाला, नीचे जाके डेटाबेस का नेम डाला, एडवांस पे क्लिक किया, पॉपअप आया, वहां से कॉपी किया, कैंसल कैंसल किया, वेब कॉन्फिग में आया, यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। समझ में आएगा? तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन में किया। अभी ये मेरे को लिखना होता। अब इसमें क्या क्या डिटेल है वो देखो। इसके अंदर है पहला तुम्हारा डेटा सोर्स। डेटा सोर्स मतलब एसक्यूएल सर्वर का नेम। तो ये मेरा एसक्यूएल सर्वर का नेम है। फिर सेकंड डिटेल या सेमीकोलन आ गया। सेकंड डिटेल क्या, इनिशियल कैटलॉग। इनिशियल कैटलॉग क्या है, इनिशियल कैटलॉग है तुम्हारा एक्चुअल डेटाबेस नेम। ये तुम्हारा एसक्यूएल सर्वर नेम, ये तुम्हारा डेटाबेस का नेम। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी टू मतलब विंडोज ऑथेंटिकेशन। अगर अगर यूजर नेम पासवर्ड यूज करना है तो ये कट करके इधर यूजर नेम पासवर्ड डाल सकते हो, तो भी वो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन बन जाएगा, जो दूसरा वाला जो मैं तुमको बता रहा था। लेकिन हम लोग का भी यही वाला सही है, क्योंकि हम लोग के पास है मेरा एसक्यूएल सर्वर। हाँ, खुद भी यूजर नेम पासवर्ड बना के डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हो, मतलब अपनी मशीन से एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से भी कनेक्ट कर सकते हो। अच्छा क्वेश्चन, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आओगे ना तो यहाँ पे रहता है, क्या रहता है, हाँ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी में रहता है लॉगिन। यहाँ पे तुम अपना यूजर बना सकते हो। तो मैं एक यूजर बना लेता हूँ मेरा खुद का, ठीक है। तो मैं आया न्यू लॉगिन। न्यू लॉगिन करके मेरा नाम दे दिया मैंने, मेरा यूजर नेम, ठीक है। एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, पासवर्ड दिया मैंने एबीसी 123 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, एबीसी 123 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। पासवर्ड पॉलिसी को एनफोर्स नहीं करना है मेरे को, ठीक है। और सर्वर रोल मैंने दे दिया इसको सिस एडमिन। ये यूजर क्रिएट हो गया। अब ये यूजर को मैं डिस्कनेक्ट किया, वापस कनेक्ट किया, इधर आया, एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट किया, यूजर नेम डाला फहद, एबीसी 123 मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, कनेक्ट हो गया। कनेक्ट। अब ये चीज मेरे को चाहिए कनेक्शन स्ट्रिंग में। वापस गया, व्यू, सर्वर एक्सप्लोरर, राइट क्लिक किया, ऐड कनेक्शन, एसक्यूएल सर्वर, कंटिन्यू, डॉट। डॉट मतलब मेरी मशीन का नाम। नई चीज बता दिया, कॉपी कर रहा हूं जाके, मेरी मशीन का नाम ही आ रहा है। डॉट का मतलब होता है मेरी मशीन का नाम। तो यहां पे आगे लिखा एम्प्लॉय डीबी, एम्प्लॉय ईएफडीबी ले लो, एम्प्लॉय ईएफडीबी 2023। इधर पे आके लिया एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन, इधर पे लिखा फहद एबीसी 123 डॉलर एडवांस,
कॉपी, देखो अब इसमें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी नहीं है, इसमें इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि इसमें यूजर नेम है और यहाँ पे मैं आगे लिखूंगा यो, तो अब ये इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। एक मिनट, तो ये समझा ना जो तुम्हारा क्वेश्चन था कि मतलब अगर एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन रही और मेरे ही पीसी में मेरे को यूजर बनाना है तो बना सकता हूँ, तो जगह पे यूजर बनाना भी रिकॉर्ड हो गया तो तुम अपना यूजर भी बना सकते हो अभी जाके। पासवर्ड वहां पे लिखा हुआ नहीं आता है नीचे, सिक्योरिटी रीजन की वजह से। अगर कोई कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी भी किया तो वो पासवर्ड नहीं आएगा, जिसको पासवर्ड पता रहेगा वही डाल सकता है यहाँ पे आके। और ये जो फाइल है वेब कॉन्फ़िग फाइल जो है, ये फाइल जो है सिक्योर फाइल रहती है, इसमें ऑल पासवर्ड वगैरह सब रहते हैं। तो कुछ लोग क्या करते हैं इसमें एनक्रिप्टेड पासवर्ड रखते हैं। एनक्रिप्शन का फंडा बताया था ना, मतलब उसमें कुछ कोड ऐड कर देगा, वो ऐड करके रखते हैं, फिर कोड से उसको रिमूव करते हैं और फिर उसके बाद एसक्यूएल सर्वर को सेंड कर दे। लेकिन एंटिटी फ्रेमवर्क में हम लोग को ऐसे ही पासवर्ड रखना पड़ेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली यूज करता है एंटिटी फ्रेमवर्क, डायरेक्ट ये कनेक्शन स्ट्रिंग को यूज करेगा और डेटाबेस से कनेक्ट करेगा। हम लोग कनेक्शन मैनुअली नहीं करते एंटिटी फ्रेमवर्क में, ऐसा पासवर्ड उसको पता चल जाएगा। हाँ, कि ये फाइल रहती है सर्वर पे, ये फाइल जो रहती है ना, ये फाइल रहती है सर्वर पे, और
जो लोकल जब तुम काम करोगे खुद के लैपटॉप में, जब तुम काम करोगे ना, तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे होगा ये कि इसमें सिर्फ तुम्हारा पासवर्ड रहेगा। अब तुम अगर अपने लैपटॉप का एक्सेस किसी को दोगे, वेब कॉन्फ़िग ओपन करने दोगे, तो ही पता चलेगा। सर्वर का पासवर्ड इसमें नहीं रहेगा, सर्वर का पासवर्ड सर्वर पे रहेगा, मतलब सर्वर की वेब कॉन्फ़िग के अंदर रहेगा। समझे क्या बोला? तो ये तो कनेक्शन स्ट्रिंग हो गई, इसका एक नेम होता है, तो वो नेम मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, माय कनेक्शन स्ट्रिंग, एक नेम दे दिया। और एक लास्ट चीज इसमें होती है, वो होता है प्रोवाइडर। तो यहाँ पे आगे लिखना होता है प्रोवाइडर। तो जो प्रोवाइडर है ना, यहाँ नीचे आओगे ना, ये दिख रहा है एंटिटी फ्रेमवर्क में, ये प्रोवाइडर और ये प्रोवाइडर का नेम है, यहाँ से कॉपी कर लेने का। समझ में आएगा क्या? तो तीन चीज है, नाम, प्रोवाइडर, कनेक्शन स्ट्रिंग। कनेक्शन स्ट्रिंग वो स्टेप से बनाओगे, नाम अपनी मर्जी से दोगे, और प्रोवाइडर तुमको यही फाइल के अंदर एंटिटी फ्रेमवर्क का सेक्शन नीचे आएगा, उसमें प्रोवाइडर का सेक्शन रहेगा, उसमें एक नाम रहेगा, इसको उठा के ऊपर पेस्ट कर देना। क्लियर है? ये इतना कर लिया मैं। अब ये नाम को कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, यहाँ पे लास्ट काम जो है, लास्ट स्टेप का लास्ट काम, ठीक है। एक्सप्लेनेशन ये कॉन्टेक्स्ट का कोड ऑलरेडी एंटिटी फ्रेमवर्क ने हम लोग को दिया है, ये कोड जो तुमको सामने दिख रहा है, ठीक है। यही क्लास को हम लोग अपनी क्लास में इनहेरिट किए। इसका क्या मतलब हुआ, ये जो कोड है ये इनहेरिट होके मेरी क्लास में आ गया, तो एकदम जोश में आ गया। तो ये कोड कहाँ गया, और आ रही ना, समझ में आ रहा ना? हाँ, नहीं समझा तो टोक देना, अब मैं रुकूंगा नहीं। ये कोड जो है इनहेरिट होके मेरी क्लास में आ गया। कहाँ पे आ गया? जो मैं न्यू क्लास क्रिएट किया वहां पे। अब इसके अंदर देखो, ये जो है, ये जो फंक्शन है ना, ये इसके आगे ब्रैकेट लगा है, मतलब ये क्या है, फंक्शन है। ये जो फंक्शन है, इसका नेम जो है वो क्लास के नेम के सेम है। क्लास का नेम भी क्या है, डीबी कॉन्टेक्ट, और फंक्शन के नेम भी क्या है, डीबी कॉन्टेक्ट। अगर कोई क्लास में एक ऐसा फंक्शन है जिसका नेम क्लास नेम के सेम है, तो वो नॉर्मल फंक्शन नहीं है, वो फंक्शन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। वो फंक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर। तो इंटरव्यू में पूछते हैं व्हाट इज कंस्ट्रक्टर, तो कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन दैट हैज सेम नेम एज ए क्लास नेम। क्या स्पेशलिटी है उसकी, उसका नाम क्लास नेम के सेम रहता है। एक और स्पेशलिटी ये है कि उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है। जैसे रिटर्न टाइप पता है ना, फंक्शन का बताया, एक्सेस स्पेसिफायर, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम, पैरामीटर, बॉडी, ये याद है? हाँ। तो इसमें रिटर्न टाइप नहीं है, देखो ये एक्सेस स्पेसिफायर है लेकिन रिटर्न टाइप मिसिंग है। तो एक स्पेशलिटी क्या है, उसका नाम क्लास नेम के सेम है। दूसरी स्पेशलिटी क्या है, उसमें रिटर्न टाइप नहीं होता। तीसरी स्पेशलिटी क्या है पता है, वो खुद से कॉल होता है, उसको कॉल नहीं करना पड़ता। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ना ये क्लास का, तो ये खुद से कॉल हो जाएगा। तीन स्पेशलिटी है कंस्ट्रक्टर के अंदर, जो इंटरव्यू में पूछता है तुमको बोलना है, नाम, रिटर्न टाइप, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे खुद से कॉल होता है। ये तीन चीज बोलोगे तो कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट पूरा क्लियर है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ठीक है। अब सबसे लास्ट स्पेशलिटी जो है कि ऑब्जेक्ट क्रिएट के टाइम पे कॉल होता है। समझ, जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ना कभी भी, तो ये क्या होगा, ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। अब इसमें कितना कंस्ट्रक्टर है वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कंस्ट्रक्टर है। सवाल ये कौन सा कॉल होगा? मेरी बात समझ में आई? समझा मैं क्या बोला?
कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास नेम के सेम वाला फंक्शन है जिसमें रिटर्न टाइप नहीं होता है और जो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे कॉल होता है। ये कंस्ट्रक्टर मेरे को समझ में आ गया। अब सवाल ये है कि इसका जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो इसमें सातों में से कोई एक कॉल होगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो पैरामीटर हम लोग प्रोवाइड करेंगे, अगर हम लोग कोई पैरामीटर नहीं प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉल होगा। अगर हम लोग डीबी कंपाइलेशन को ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करेंगे तो ये कॉल होगा। अगर हम लोग स्ट्रिंग फॉर्म में कनेक्शन स्ट्रिंग देंगे तो ये वाला कॉल होगा। और मेरे पास कनेक्शन स्ट्रिंग है, अब वो मेरे को यहां देना है। अब ये क्लास का कोड तो मैं लिखा नहीं हूं, ये क्लास का कोड तो मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन मेरे को क्या करना है, मेरी जो क्लास है, जो इसकी सब क्लास रहेगी मेरी क्लास, बराबर ना, ये सुपर क्लास हो जाएगी, मेरी क्लास मेरी सब क्लास से मेरे को सुपर क्लास में के कंस्ट्रक्टर में कोड डालना है। रिक्वायरमेंट क्या है, मेरी सब क्लास से मेरे को सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर में एक कोड डालना है, वो यहां आएगा। ये दिख रहा है ये लाइन, कनेक्शन स्ट्रिंग। तो कनेक्शन स्ट्रिंग का या तो नाम लिखो या कनेक्शन स्ट्रिंग पूरी लिखो। या तो कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम लिखो, तो नाम भी लिख सकता हूं मैं, पूरा भी लिख सकता हूं। तो पूरी मैं कहां ऐड किया हूं, वेब कॉन्फिग में, और उसको एक नाम दिया हूं ना मैं, माई कॉन एसटी। तो माई कॉन एसटी को मैं यहां लाना है मेरे को। तो अब सवाल ये है कि ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू मैं सब क्लास से सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकूं। मेरी बात समझ में, ऐसी कौन सी टेक्निक है जिसके थ्रू मैं इसकी सब क्लास कौन सी है, अरे पॉलीमॉर्फिज्म, इसकी सब क्लास कौन सी है, ऐसा पूछ रहा हूं मैं। क्या बोले, एम्प्लॉय डीबी कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉय का है, हाँ एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, सॉरी एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो ये सुपर क्लास है और ये सब क्लास है। तो सब क्लास में जाता हूं मैं, यहां से मेरे को क्या करना है, यहां से मेरे को इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना है। तो पहले इसका कंस्ट्रक्टर लिखूंगा मैं। कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करने का, ये लिखने का CTOR और डबल टैप। तो ये इसने इसका कंस्ट्रक्टर बना दिया। रिटर्न टाइप है नहीं है, नाम सेम है, मतलब ये, और फंक्शन है, मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है। इसका कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो इसका कंस्ट्रक्टर भी कॉल होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करने का, उसके लिए यूज करते हैं एक टेक्निक जिसका नाम है बेस। उसको क्या बोलते हैं, बेस कीवर्ड। बेस कीवर्ड से मैं क्या कर सकता हूँ, सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर सकता हूँ। कैसे, यहां पे आने का, लिखने का कोलन बेस। अब देखो जैसे मैं बेस लिख के ब्रैकेट लगाऊंगा तो इधर में क्या लिखा हुआ आया, सात फॉर्म है, मतलब ये बेस लिखा हुआ है लेकिन ये कॉल इसके कंस्ट्रक्टर को करेगा। अब इसके अंदर जो मैं पास करूंगा वो ले जाके इसके अंदर उसके सातों में से कहीं एक जगह पे पास कर देगा, हो जाएगा ना अपना काम। अपने को कनेक्शन स्ट्रिंग ही तो वहां तक पहुंचाना था, उसके लिए ये सब कहानी की है, तो इतनी मेहनत। अब मैं यहाँ पे मेरे नाम पास करूंगा ना, तो वो नाम इसके कंस्ट्रक्टर में इंजेक्ट हो जाएगा रन टाइम में। तो मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं क्या किया, ये वाला यूज करना है अपने। तो क्या बोल रहा है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग फॉर्म में बता, जोश में आते रहेगा। तो ये माई कॉनेस्टी, अब ये क्या करेगा पता है, अब ये मैं आगे आगे फ्यूचर में इसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ेगा। अभी कंस्ट्रक्टर की स्पेशलिटी क्या बोला, लास्ट वाली, वो ऑटोमेटिक कॉल होगा जब ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा तो ये कॉल होगा। जब ये कॉल होने लगेगा ना, तो पहले ये कॉल होगा, ये बोलेगा बेस, ये जाएगा इधर, ये वैल्यू लेके ये जाएगा इधर, जाके पहले वहां इंजेक्ट करेगा, उसको इनिशियलाइज करेगा, फिर वापस आएगा, इसको कॉल करेगा और आगे बढ़ेगा। तो जो मेरा और ये कनेक्शन स्ट्रिंग मैं वेब कॉन्फिग में बता दिया हूँ क्या है, तो वहां से कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइडर लाएगा, इसमें इंजेक्ट कर देगा। तो उसको पता चल जाएगा कौन से एसक्यूएल सर्वर पे क्या नाम का डेटाबेस, क्या यूजर नेम, क्या पासवर्ड, कहाँ बनाना है।
एंटिटी फ्रेमवर्क को कॉन्टेक्स्ट को मालूम पड़ गया, कॉन्टेक्ट इनिशियलाइज हो जाएगा। अब हम लोग जो भी वैल्यू देंगे वो इसको देगा, वो उसको ले जाके देगा, वो उधर डेटाबेस में अपडेट करेगा। मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब हम लोग खेलेंगे इसके साथ, ये देगा इसको, इसको पता है मेरे को कहाँ लेके जाना है, ये लेके जाएगा राइट प्लेस के ऊपर, मतलब सही एसक्यूएल सर्वर पे सही पासवर्ड, सही सब इंप्लीमेंटेशन प्रॉपर चलेगा। अब ये टेक्निक देखो ना, थोड़ा सा समझने का ट्राई करो। अगर जब एंटिटी फ्रेमवर्क समझ लो 4 डेवलपर है माइक्रोसॉफ्ट के, है ना, ये लोग काम कर रहे हैं, आज ये लोग सोचे कि ऐसा मॉड्यूल बना के देंगे जिसके थ्रू सब लोग डेटाबेस बना ले, एसक्यूएल की जरूरत ना पड़े। अब ये लोग बोले कि लेकिन यार फ्यूचर में कौन कौन से नाम का डेटाबेस बनाएगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है, और फ्यूचर में किसके एसक्यूएल सर्वर का नाम क्या रहेगा वो तो मेरे को मालूम नहीं है। तो फ्यूचर की वैल्यू अभी प्रिडिक्ट करने का, फ्यूचर की वैल्यू मतलब आगे 10 साल आगे कोई डेवलपर आके अगर मेरे कोड को कॉल करेगा तो वो वैल्यू देगा, वो कहाँ देगा, तो वो देता है पैरामीटर के अंदर। तो इसके लिए इन लोग ने क्या किया, बोलेगा अरे यार किसी के पास कनेक्शन स्ट्रिंग हुई तो बोला ठीक है कनेक्शन स्ट्रिंग वाला एक कंस्ट्रक्टर, बोलेगा अरे किसी के पास कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं हुई तो बिना कनेक्शन स्ट्रिंग वाला, किसी के पास मॉडल डीबी मॉडल कंपाइल्ड मॉडल हुआ तो डीबी कंपाइल्ड मॉडल वाला। तो ऐसे 7 अलग अलग रिक्वायरमेंट थी, इसके लिए 7 कंस्ट्रक्टर इन लोगों को बनाना पड़ा। हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें से 7 में से अपना वाला ले लिए। किसको किसको समझी मेरी बात? मैं आउट हूं एज यूजुअल। समझी क्या बात? आकिल, आकिल ना, हाँ बात समझी में क्या बोला? मतलब जब वो लोग कोड कर रहे थे एंटिटी फ्रेमवर्क कब डिजाइन हुआ रहेगा, और आज मैं मेरे 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 इसके सर्वर का नाम क्या है, तो वो कैसे उनको पता चलेगा? तो लोग बोले कि एक काम करते पूरा बक्सा बना देते हैं और एक ब्रैकेट छोड़ देते हैं, यहां से बंदा अपनी वैल्यू डाल देगा। दैट ब्रैकेट इज नोन एज दिस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। मतलब कंस्ट्रक्टर के थ्रू मैं वैल्यू इंजेक्ट किया, मेरी वैल्यू, अब मेरी वैल्यू, एक वैल्यू के अंदर मेरी मल्टीपल वैल्यू है, उसी में मेरा डेटाबेस का नाम भी है, उसी में मेरा एसक्यूएल सर्वर का नाम है, उसी में मेरा यूजर नेम है, उसी में मेरा पासवर्ड है, उसी में मेरा प्रोवाइडर है, सब कुछ चला गया ना उसके पास। एसक्यूएल सर्वर का नाम पता चला वो सर्वर पे पहुंच गया, डेटाबेस का नाम पता चला वो डेटाबेस बनाएगा। समझ में आएगा? अब टेबल कौन कौन सा बनेगा, सवाल ये। डेटाबेस पता चल गया, सर्वर पता चल गया, टेबल का नाम। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे जो लिखेंगे ना वो टेबल बनेगा आगे। तो ये इतना काम जो हम लोग किए ना, इससे एंटिटी फ्रेमवर्क तो इंटीग्रेट हो गया। ये 3 स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गया, ये 3 स्टेप जो है कंप्लीट हो गया। ये 3 स्टेप में कहीं किसी को कोई डाउट है क्या? रोल भी बंद हो गया। ये 3 स्टेप में किसी को कोई डाउट है क्या? समझ में आ रहा है? काला अक्षर बैठ रहा। क्योंकि मैं अभी क्या किया, राउट कॉन्फ़िग के अंदर जाके डिफॉल्ट एक्शन और कंट्रोलर को सेट कर दिया। तो अब वो डिफॉल्ट एक्शन कंट्रोलर सेट करने का मतलब ये है कि अगर तुम अपने यूआरएल में कोई भी कंट्रोलर कोई भी एक्शन नहीं बताते हो तो बाय डिफॉल्ट वो राउट कॉन्फ़िग में जाएगा और डिफॉल्ट सेक्शन के अंदर जाएगा, वो सेक्शन में जो कंट्रोलर जो एक्शन लिखा रहेगा ना उसको ढूंढने का ट्राई करेगा। और मैं वहां पे जाके इंप्लॉय इंडेक्स लिखा तो खुद से वो आ गया। तो इंटरव्यू में इसको घुमा के क्वेश्चन ये करते हैं कि हाउ कैन आई सेट फर्स्ट पेज इन एमवीसी यूजिंग राउट कॉन्फ़िग डिफॉल्ट सेक्शन। ये शायद पहले बताया था एक बार। हाँ ओके। कनेक्शन स्ट्रिंग का फंडा क्या है? कनेक्शन स्ट्रिंग एक ऐसे स्ट्रिंग है जिसके अंदर तुम्हारे डेटाबेस की पूरी इंफॉर्मेशन और उसका एड्रेस होता है। मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन कौन से डेटाबेस से कनेक्ट करने वाली है, मतलब उसके एसक्यूएल सर्वर का नाम, उसका डेटाबेस का नाम, उसका यूजर नेम, उसका पासवर्ड, ये 4-5 डिटेल जो होती है कनेक्शन स्ट्रिंग के अंदर होती है। तो वो एक स्ट्रिंग होती है, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज, सॉरी सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यूज होती है, बताया ना, सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यू, सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यू होती है। तो वो सेमीकोलन सेपरेटेड वैल्यू की एक स्ट्रिंग को हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बोलते हैं। और कनेक्शन स्ट्रिंग को हम लोग
वेब कॉन्फिग में क्यों ऐड करते हैं, ये मैं बताने भूल गया था, बताया था। कनेक्शन स्ट्रिंग को वेब कॉन्फिग में हम लोग क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि अभी मैं बना रहा हूं तो मेरे एसक्यूएल सर्वर का नाम है इनबुक, है ना, जो भी मेरे लैपटॉप का नाम है। तुम बनाओगे, तुम्हारे लैपटॉप का नाम है डेल, तो तुम्हारा आएगा डेल पीसी समथिंग, कुछ तो आएगा। सर्वर पे डालूंगा तो सर्वर का तो कुछ अलग आएगा, बराबर। तो ये चीज तो हमेशा बदलेगी ना, ये तो बदलेगी, तुम रन करोगे तुम्हारे इसमें बदलेगी, लेकिन ये तो जो सर्वर पे जाएगा तो सर्वर का आना चाहिए, सर्वर को जो एसक्यूएल सर्वर का नाम है वो आना चाहिए। तो जो चेंज होने वाली चीज होती है डिप्लॉयमेंट के टाइम पे, वो हम लोग वेब कॉन्फिग में डालते हैं। क्यों? क्योंकि कोड तो तुम एक बार बिल्ड करोगे ना, मतलब जब इसको तुम बिल्ड मारोगे तो डीएलएल निकलेगा, डीएलएल को तुम क्लाइंट को दे दोगे, डीएलएल को तुम क्लाइंट को दे दोगे। अगर मैं सी शार्प के अंदर हार्ड कोड कर दूं मेरे एसक्यूएल सर्वर का नाम, तो वो जिंदगी भर के लिए वही हो जाएगा, और उसको चेंज करने के लिए फिर से मेरे को जाके चेंज करना पड़ेगा, फिर से बिल्ड करना पड़ेगा, नई डीएलएल लेना पड़ेगा, क्लाइंट को देना पड़ेगा। और वेब कॉन्फिग जो होती है वो सेपरेट फाइल होती है, जो डीएलएल के बाजू में हम लोग प्लेस करते हैं। डीएलएल क्या करती है, वेब कॉन्फिग से कोड उठाती है, तो हम लोग बिल्ड निकालने के बाद डीएलएल देंगे, वेब कॉन्फिग अलग से उसको सर्वर की वेब कॉन्फिग अलग से बना के देंगे, तो उसमें सर्वर का नाम डाल देंगे, तो कोड में चेंज नहीं आएगा, खाली वेब कॉन्फिग में जाके सर्वर नेम बदलना पड़ेगा, तो कोड में चेंजेस नहीं आता। इसके लिए हम लोग कॉन्फ़िगरेशन वाली थीम जो है यहाँ पे डालते हैं। जैसे एक और एग्जांपल बता दो, जैसे फॉर एग्जांपल तुम एक कोड कर रहे हो जिसके थ्रू मेल सेंड होने वाला है, ठीक है, तो अभी तुमने टेस्टिंग पर्पस के लिए क्या किया है, अपना जीमेल आईडी पासवर्ड यूज किया है, वो थोड़ी तुम क्लाइंट को दोगे, क्लाइंट को बोलोगे तू अपना आईडी पासवर्ड बना और अपने से मेल सेंड करना, कोड में से ले ले। अब तुमने कोड के अंदर हार्ड कोड कर दिया अपना आईडी पासवर्ड, तो अब जब तुमको क्लाइंट को देना पड़ेगा तो उसको जाके कोड सी शार्प चेंज करना पड़ेगा, फिर से बिल्ड निकालना पड़ेगा, फिर से नई डीएल देना पड़ेगा। तो ये ना करना पड़े, तो पूरा कॉन्फ़िगरेशन तुम क्या करते हो, वेब कॉन्फ़िग में डालते हो, और वेब कॉन्फ़िग क्लाइंट को नहीं देते हो, तुम खाली डीएलएल क्लाइंट को दे देते हो, डीएलएल वेब कॉन्फ़िग का फॉर्मेट देते हो, फिर वेब वो अपनी कॉन्फ़िगरेशन जो है अपने हिसाब से, अपने सर्वर के हिसाब से बनाता है, मतलब अपना ईमेल, अपना पासवर्ड वहां पे जाके हम लोग को बनाना पड़ता है। तो ये जो काम है ना, इसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लॉयमेंट। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है डिप्लॉयमेंट। डेवलपमेंट मतलब बनाना, डिप्लॉयमेंट मतलब डिप्लॉय करना, मतलब क्या बोलेंगे, चलाना वहां पे सर्वर पे, समझ में आता है? वर्ड्स नहीं मिलते ना कभी कभी, डिप्लॉय करना वो वर्ड मीनिंग भी तो समझ में आती है ना। डायनामिक रखने के लिए, क्योंकि कहीं पर भी ऐसा होगा नहीं ना कि मेरे एसक्यूएल सर्वर का नेम, मेरा पासवर्ड वहां जाए, ये तो मैंने मेरे पीसी में बनाया ना। अभी यही मैं डाल दूं गोडैडी पे उठा के, तो गोडैडी के एसक्यूएल सर्वर का नाम तो अलग रहेगा, और गोड और क्लाइंट खरीदेगा उसको बाद में, मतलब तुमको अभी मालूम भी नहीं है, तो जब मैं 2 महीने बाद डिलीवर करूंगा, 2 महीने बाद जब रिलीज आएगा, तो 2 महीने बाद क्लाइंट खरीदेगा गोडैडी, अभी 2 महीना वेस्ट तो नहीं करेगा ना वो तुम्हारे लिए। तुम 2 महीना बोल के 4 महीना डेवलपमेंट करोगे तो उसका 4 महीना तो खराब हुआ गोडैडी का सब्सक्रिप्शन। तो वो बोलेगा जब रिलीज रहेगा तभी गोडैडी से खरीद, गोडैडी पता है ना, यहाँ से होस्टिंग हम लोग खरीदते हैं, ठीक है। ये शायद पहले बोला भी था मैं, एक बार बात चल रही थी सर्वर की, तो कुछ कुछ चीज ऐसा कभी फ्लो फ्लो में निकल जाए तो पूछ लिया था, वैसे मेरे को याद है मैं बोला था, पूरा क्लाउड लॉर्ड के बारे में सब कुछ बताया था एक बार। तो तो गोडैडी का मैं तो अभी तो नहीं खरीदूंगा ना, मैं तो 2 महीने बाद खरीदूंगा, तो तुम क्या 2 महीने बाद वो कोड करोगे ईमेल का, 2 महीने बाद तुम वो सब कोड करोगे क्या? तुम कोड तो अभी टेस्ट करना पड़ेगा ना, और चल रहा है कि नहीं चल रहा वो तो तुमको तुम्हारे पीसी में टेस्ट करना है, तो उसके लिए तुम गोडैडी का अकाउंट थोड़ी खरीदोगे कि चल एक गोडैडी का अकाउंट मैं खरीद लेता हूँ टेस्टिंग के लिए, 5,000 का तो है, सॉफ्टवेयर का कॉस्ट ही सामने वाला 10,000 दे, जितने की मुर्गी नहीं उतने का मसाला हो जाएगा खत्म होते होते प्रोजेक्ट। तो वो तो तुम करोगे ही, तो तुम अपने लोकल में ही करोगे, समझे ना। तो अपने लोकल में टेस्ट करने के लिए तुमको लोकल के पूरा कॉन्फ़िगरेशन डालनी पड़ेगी, और लोकल की कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम कोड में हार्ड कोड करते हो, कोड में जाके लिख देते हो फहद पीसी ऐसा करके, तो फिर वो तो हर टाइम वो कोड फहद पीसी से ही कनेक्ट होएगा ना। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि उसको कॉन्फ़िगरेशन में डालते हैं, और कॉन्फ़िगरेशन का नाम जो है वो कोड के अंदर डाल देते हैं हार्ड कोड करके। तो कॉन्फ़िगरेशन का नाम नहीं बदलेगा, कॉन्फ़िगरेशन की वैल्यू बदल देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये केस में मैं बोलूं, तो ये चीज नहीं चेंज होगी, ये जो सिलेक्ट है माई कॉन एसटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये कोड में लिखा हुआ है, कोड इसको सर्च करेगा,
तो उसको वैल्यू यहाँ साइड में मिलेगी, डेटा सोर्स इज इक्वल टू समथिंग लाइक दैट, जो भी मिलेगा इधर। तो वैल्यू उसको मिलेगी। अभी जैसे मैंने डेटा सोर्स इज इक्वल टू डॉट लिख दिया है, तो डॉट मतलब करंट मशीन होता है, लेकिन किसी किसी के एसक्यूएल सर्वर का नेम करंट मशीन नहीं होता है, करंट मशीन स्लैश एसक्यूएल एक्सप्रेस ऐसा भी नाम आता है, या कुछ और भी नाम आता है, तो ये नहीं चलेगा वो टाइम पे। मेरी बात समझ में आई? तो अब उसको बदलना पड़ेगा वहां पे। तो अब बदलने के लिए यहाँ बदलेंगे, तो मैं बदलूंगा सिर्फ कनेक्शन स्ट्रिंग की वैल्यू, नेम की वैल्यू तो वही रहने वाली है। तो कोड नेम के हिसाब से उठाएगा तो ऑटोमेटिक वो डायनामिकली चेंज हो जाएगा आगे डिप्लॉयमेंट के टाइम पे। तो इसकी वजह से हम लोग को वेब कॉन्फ़िग में डालना पड़ता है वैल्यू। क्लियर है ये क्या बोला मैं? नहीं देना होता है, हम लोग देते ही नहीं ना, मेरी अपनी मशीन का रहता है वो। वही बोल रहा हूँ, अपन वेब कॉन्फ़िग देते नहीं, डीएलएल देते हैं अपन। तो ये तुम्हारे पास ही रहता है। फिर वो सामने क्लाइंट लेगा उसको, क्लाइंट अपना कनेक्शन स्ट्रिंग डालेगा वहां पे पूरी। हम लोग खाली करके दे देते कनेक्शन स्ट्रिंग, फिर वो अपनी कनेक्शन स्ट्रिंग डाल देगा वहां पे, क्योंकि उसकी कनेक्शन स्ट्रिंग में उसके सर्वर का नाम भी अलग होगा, उसका यूजर नेम भी अलग होगा, उसका पासवर्ड भी अलग होगा, उसके डेटाबेस का नाम भी अलग रहेगा। क्लियर? समझे ना? क्योंकि वो तो उसके हिसाब से बनेगा ना, वो हम लोग थोड़ी ना डिसाइड करेंगे वो। क्लियर है यहां तक? तो 3 स्टेप था, वापिस बैक रिवीजन ले लेते हैं, बहुत ढोल बजा था बीच में। 3 स्टेप था। पहला स्टेप क्या था? इंस्टॉल ईएफ, ये सिंपलेस्ट स्टेप है। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक करना है, मैनेज न्यूगेट पैकेज में जाना है, न्यूगेट पैकेज में ब्राउज पे क्लिक करना है, ब्राउज के टैब पे क्लिक करना है, ब्राउज के टैब पे क्लिक करके एनडीटी फ्रेमवर्क सर्च करना है। एनडीटी फ्रेमवर्क सर्च करोगे बाय माइक्रोसॉफ्ट वाला आएगा फर्स्ट, अगर जैसे मैं लिखा था वैसे सर्च करोगे तो, और नहीं आएगा तो बाय माइक्रोसॉफ्ट वाला एनडीटी फ्रेमवर्क आएगा 6.4.4, अभी करंट वर्जन है, आगे का वर्जन जो भी आएगा वो लेटेस्ट टेबल सेलेक्ट करोगे, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करोगे, दैट्स इट। ये इतना हो गया, ये फर्स्ट स्टेप है। इसमें मेरे को नहीं लगता है किसी को कोई डाउट रहेगा कुछ भी, और होना भी नहीं चाहिए, स्टेप ही है वो, इंस्टॉल करना है। सेकेंड स्टेप है क्रिएट कॉन्टेक्स्ट। क्रिएट कॉन्टेक्स्ट में मिनिमल कोड है, कॉन्टेक्स्ट तुमको बनाना है। तो कॉन्टेक्स्ट होता क्या है? कॉन्टेक्स्ट होता है एसक्यूएल एंटिटी फ्रेमवर्क का वर्चुअल डेटाबेस। जैसे एसक्यूएल सर्वर में एक्चुअल रिलेशनल डेटाबेस होता है, वैसे ही उसको मैप करने के लिए ये साइड में हम लोग जो डेटाबेस बनाते हैं, वो डेटाबेस को हम लोग बोलते हैं वर्चुअल डेटाबेस कॉन्टेक्स्ट। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉन्टेक्स्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में ऐड बोले तो इंसर्ट की क्वेरी बनाने का, अगर कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में रिमूव बोले तो डिलीट फ्रॉम की क्वेरी बनाने का, अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट की वैल्यू बदले तो वहां पे अपडेट की क्वेरी बनाने का। समझ में आ रहा है क्या? अगर कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लिस्ट को एक्सेस करने का ट्राई करे तो वहां पे सेलेक्ट की क्वेरी बनाने का, अगर कोई यहाँ पे मॉडल के अंदर एक फील्ड ऐड करे तो वहां पे टेबल में भी एक फील्ड ऐड कर देने का, अगर यहाँ पे मॉडल में से कोई एक फील्ड निकाल दे तो वहां पे टेबल में से भी एक फील्ड निकाल देने का। समझ रहे हो क्या? मतलब कैसे होगा, भले से कैसे होगा वो नहीं पता, लेकिन कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना कि हम लोग क्या करेंगे, क्या होने वाला है। हम लोग यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में काम करेंगे, वहां पे पूरा रिलेशनल में काम होगा। और ये दोनों को मैप कौन कर रहा है? एंटिटी फ्रेमवर्क, ओआरएम। ठीक है? तो कॉन्टेक्स्ट की इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब हम लोग इतने बड़े डेवलपर तो है नहीं कि इतना हार्ड कॉन्टेक्स्ट बना लेंगे, तो हम लोग सादी क्लास बनाएंगे और हम लोग क्या करेंगे? इनहेरिटेंस करेंगे। ये सेकंड स्टेप था। ठीक है? थर्ड स्टेप में आ जाता हूँ, कनेक्शन स्ट्रिंग कॉन्फ़िगरेशन, जो सबसे ऐसा लगता है मेरे को टफ स्टेप है, और है भी, क्योंकि ना इसमें मिस्टेक्स बहुत सारी हो जाती है। ठीक है? मिस्टेक्स इसके लिए क्योंकि इसमें मल्टीपल चीज है। एक तो वेब कॉन्फ़िग में जाके कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करना, तो वो गलत जगह ऐड कर देते लोग। इसके लिए मैं बोला कि सिस्टम डॉट वेब है, उसके बाहर ऐड करना है तुमको, या तो उसके बाद में या तो उसके ऊपर। और इंटेलिजेंस नहीं आएगा तो रुक जाना, मतलब तुम गलत जगह कर रहे हो। इंटेलिजेंस समझता ना, जो सजेशंस जो आते हैं, इंटेलिजेंस नहीं आएगा तो रुक जाने का, कि मतलब कुछ तो मैं गलत कर रहा हूँ, आ क्यों नहीं रहा, वीडियो में आया तो मेरा भी आना चाहिए। कभी कभी इंटेलिजेंस विजुअल स्टूडियो स्टार्ट रहने की वजह से भी नहीं आता है। मतलब अगर प्रोजेक्ट तुमने डीबग मोड में चालू किया है और टाइप करते हो तो नहीं आता है वो, तो प्रोजेक्ट बंद कर देने का। बंद करने में नहीं आया, विजुअल स्टूडियो रिस्टार्ट करके फिर करने का। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम सही प्लेस पे जा रहा हूँ, एकदम सही कोड कर रहा हूँ, फिर भी इंटेलिजेंस नहीं आ रहा, विजुअल स्टूडियो बंद करके चालू कर देने का। वो ये कब होता है? ये तुम्हारा पीसी स्लो रहता है तो तब होता है।
मेरा कभी नहीं होता है अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा कभी तुम लोग नहीं देखे होगे बिना इंटेलिजेंस के चल रहा है। ये प्रॉब्लम कब होती है, जब तुम्हारा जैसे लैपटॉप थोड़ा पुराना है, स्लो चल रहा है, तो उस टाइम पे होता है। तो क्योंकि वो मैं भी फेस कर चुका हूँ, तो बंद करके चालू कर देने का, क्या करने का, बंद करने का, वापस चालू करने का, तो इंटेलिजेंस आ जाएगा, फिर उसका इशू नहीं। इंटेलिजेंस नहीं आ रहा इसका मतलब यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। तुमको वीडियो में दिख रहा है इंटेलिजेंस आता हुआ, और तुम्हारे केस में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रॉन्ग प्लेस पे कनेक्शन स्ट्रिंग को ऐड करते हैं, पूरा कोड सही करते हैं और उनका नहीं चलता है एंडिंग तक। तो वो सबसे ज्यादा एरर प्रोन वाली चीज है, तो वो थोड़ा सा ध्यान देना कि यहाँ पे जो जो तुम लोग जो प्लेस पे ऐड कर रहे हो, वो तो ऐड में क्या करना है, पहले कनेक्शन स्ट्रिंग का दो टैग, टैग समझ गए ना, मतलब पूरा एलिमेंट, ये बताया हूँ क्या मैं, हाँ बताया हूँ, ठीक है। तो वो पूरा एलिमेंट, उसके अंदर ऐड, ऐड में जाके तीन चीज, प्रोवाइडर, नेम और कनेक्शन स्ट्रिंग। प्रोवाइडर की वैल्यू कहाँ मिलेगी, वही फाइल में नीचे एंटिटी फ्रेमवर्क के सेक्शन में जाने का, प्रोवाइडर को कॉपी करके पेस्ट करने का, एज सिंपल एज, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। नेम तुम्हारे जो मन में आता है वो नाम लिखो, लेकिन वही नाम को तुमको बेस में लिखना पड़ेगा आगे चल के, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग वो स्टेप से बनाने का, फाइल व्यू में जाने का, सर्वर एक्सप्लोरर में जाने का, कनेक्शन ऐड करने का, एसक्यूएल सर्वर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है, एसक्यूएल सर्वर का नेम देना है, डेटाबेस का नेम देना है, एडवांस पे क्लिक करना है, पॉपअप आएगा, नीचे कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करना है, कैंसिल कैंसिल। क्लियर है ये, कॉपी करके लाके कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर देना, इतना कर दिए। जो नाम तुमने दिया वो लाके बेस में डाल दिए। बेस में कहाँ पे डालोगे, जो तुम्हारा कॉन्टेक्स्ट है उसमें तुमको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। क्यों कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की होती है चेनिंग, क्योंकि कंस्ट्रक्टर की होती है चेनिंग। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्लास है, वो इनहेरिट होके बी में आ रही है, बी इनहेरिट होके सी में आ रही है, सी इनहेरिट होके डी में जा रही है। ये समझा, हवा में जो मैं कुत्ते लड़ाया, समझा। तो ए बी सी डी, बराबर। अब ए बी सी डी में ए के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर है, कंस्ट्रक्टर सबको पता चल गया, ऐसा फंक्शन जिसका नेम क्लास नेम के सेम है। ए के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, बी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, सी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है, डी के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है। अब ये जो पूरी चेन है, इसमें तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे सबसे नीचे वाले क्लास का, मतलब सबसे मोस्ट सब क्लास, ठीक है। जैसे बी भी सब क्लास है, सी भी सब क्लास है, मोस्ट सब क्लास बोलेंगे टॉप सब क्लास, मोस्ट सब क्लास। तो मोस्ट सब क्लास जो आएगी तुम्हारी कौन सी आएगी, डी। डी का जब तुम ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। तो जब डी का ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो डी का कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे। डी का कंस्ट्रक्टर कॉल करोगे ना, तो डी का कंस्ट्रक्टर कॉल होने से पहले वो बोलेगा कि मेरी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करो। तो वो किसके पास जाएगा, सी के पास जाएगा। सी का कॉल है, सी बोलेगा भाई मेरी भी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करो। तो वो बी के पास चला जाएगा। बी बोलेगा मेरी सुपर क्लास का कंस्ट्रक्टर पहले कॉल करो, तो वो ए के पास चला जाएगा। ए की कोई सुपर क्लास नहीं है, तो ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा। ए का कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल होगा, तो पहले ए का कॉल होगा, फिर बी का कॉल होगा, फिर सी का कॉल होगा, फिर डी का कॉल होगा, फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। क्या समझा, क्या समझा। अभी जो लोग वीडियो देखेंगे ना बैठ के, उनको कुछ नहीं समझेगा, क्योंकि दो हवा में बताया है ना? तो एक बार बता देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये ये है स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर मैं डी का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये कौन सा इनहेरिटेंस हुआ, मल्टी लेवल। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में डी लेवल पे मैं डी का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। डी का ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, डी का ऑब्जेक्ट बनेगा लाइक दिस। ये डी क्लास का नेम, इसका एक ऑब्जेक्ट एस या स्मॉल डी ले लिया, इज इक्वल टू न्यू, फिर इसका कंस्ट्रक्टर, इसके कंस्ट्रक्टर का नेम क्या रहेगा, डी।
ये बन गया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। मैं किसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया? डी का। तो अब ये डी के कंस्ट्रक्टर के पास जाएगा तो डी से पहले बोलेगा मैं अपने सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले कॉल करूंगा, तो ये सी के पास आएगा, फिर ये कहां से आएगा? बी के पास आएगा, फिर ये कहां आएगा? ए के पास। तो इंटरव्यू में क्या करते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे और ये लाइन लिखेंगे, बोलेंगे बताओ सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ए। ठीक है, ये है आम जिंदगी। अब इसमें दूसरा सवाल डालेंगे कि ये सब में कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, इसमें बी में जो कंस्ट्रक्टर है ना, वो एक अलग टाइप का कंस्ट्रक्टर है, उसका नाम है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। उसका नाम क्या है? स्टैटिक। नहीं पता है तो सुन लो, एक ऐसा टाइप होती है जिसको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। क्या है वो मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो वो बोलेंगे इसमें स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है बी में। अब बताओ अब कौन सा पहले कॉल होगा? अब स्टैटिक का फंडा क्या है वो समझ लो। मेरा डॉटनेट चलता है, डॉटनेट का जो भी कोड है, डॉटनेट फ्रेमवर्क का जो भी कोड है, वो चलता है सीएलआर के अंदर। अब सीएलआर क्या है? सब नया नया वर्ड आ गया ना। सीएलआर क्या है? हाँ, कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। पता है क्या है? खाली फुल फॉर्म पता है, ठीक है। फिर भी वो कोई पता है, वो भी अच्छी बात है। कॉमन लैंग्वेज रन टाइम। सी शार्प में, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट के पास 3 लैंग्वेजेस है, विजुअल बेसिक, सी शार्प, सी प्लस प्लस, ठीक है। तुम कहीं भी कोड लिखो लेकिन आउटपुट सबका सेम दिखता है। क्यों? क्योंकि डॉटनेट कैसे स्ट्रेटेजी यूज करता है, तुम कोई भी लैंग्वेज में कोड लिखो, चाहे सी शार्प में, चाहे सी प्लस प्लस में, चाहे विजुअल बेसिक में, वो वो बिल्ड होने के बाद, मतलब कंपाइल होने के बाद सेम आईएल बनाता है। कंपाइल होने के बाद वो सेम आईएल बनाता है। वो आईएल को बोलते हैं एमएसआईएल, माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। ये मैं एक बार बताया हूँ, फिर से बताऊँ, गौर से सुनो, अभी एक चीज उसमें ऐड हो जाएगी, ठीक है। वो सेम आईएल बनाता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंटरमीडिएट लैंग्वेज। अब ये 3 अलग अलग लैंग्वेज का कोड है, बराबर। तो माइक्रोसॉफ्ट ने बोला अब ये 3 अलग अलग लैंग्वेज को रन करने के लिए 3 अलग अलग रन टाइम इन्वायरमेंट बनाऊंगा तो बहुत भारी पड़ जाएगा। तो उसने क्या किया, एक ऐसा रन टाइम इन्वायरमेंट बनाया जो कॉमन टू ऑल लैंग्वेज है, जिसका नाम है कॉमन लैंग्वेज रन टाइम इन्वायरमेंट, दैट इज कॉल्ड CLR। कॉमन फॉर व्हाट? कॉमन फॉर ऑल 3 लैंग्वेजेस। मेरी बात समझ में आई? तो आईएल बना, आईएल के बाद जो आईएल के बाद रन होता है ना कोड, रन टाइम, एक कंपाइल टाइम बताया था, एक रन टाइम बताया था। कंपाइल टाइम फर्स्ट सेक्शन में बताया था और रन टाइम सेकंड सेक्शन में बताया था, कुछ याद है? हाँ, तो वही जो सेकंड सेक्शन है ना, वो सीएलआर है। जो सेकंड सेक्शन है वो सीएलआर। सीएलआर के अंदर एक चीज होती है जिसका नाम है JIT, जस्ट इन टाइम। कोई तो बीच में मेरे को कुछ क्वेश्चन कर, तुम कर रहे थे शायद, कौन कर रहा था? जस्ट इन टाइम का क्वेश्चन कौन किया था? कोई तो किया था मेरे को बीच में आके कि जस्ट इन टाइम कंपाइलर क्या होता है। तो सीएलआर है, सीएलआर के अंदर एक अलग कंपाइलर यूज होता है जो रन टाइम में कोड को बिल्ड करता है। रन टाइम के अंदर ऊपर तो कोड बिल्ड होके ही आया आईएल से, आईएल के बाद उसके तो वो जस्ट इन टाइम, तो जस्ट इन टाइम सीएलआर के अंदर आता है, ठीक है। तो बात चली स्टैटिक से। तो स्टैटिक, अगर मैं कोई भी क्लास को स्टैटिक करता हूं, कोई भी क्लास को, क्लास बोल रहा हूं मैं, क्लास समझ गया ना, जो हम लोग क्लास ऐसा रेक्टेंगल ले दो, कोई भी क्लास को अगर मैं स्टैटिक करता हूं तो मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, मैं उसका ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता। इंटरव्यू में क्वेश्चन करते हैं कि कैन आई क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास? नो। 2 क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एक स्टैटिक क्लास का और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का। 2 क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, एक स्टैटिक क्लास का और एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास का, ठीक है। तो अगर मैं कोई भी क्लास को स्टैटिक करता हूं तो मैं उसको ऑब्जेक्ट नहीं बना सकता, और स्टैटिक क्लास को मैं इनहेरिट भी नहीं कर सकता ना। स्टैटिक क्लास का मैं ऑब्जेक्ट भी नहीं बना सकता, स्टैटिक क्लास को मैं इनहेरिट भी नहीं कर सकता। अब थोड़ा सा बैक जाता हूं, मैं बैक जाके मैं बोलता हूं अगर मैं कोई भी क्लास का कोड लिखा तो उसको यूज करने का 2 तरीका है, या तो मैं उसको ऑब्जेक्ट बनाऊंगा या तो उसको मैं इनहेरिट करूंगा। ऐसा बोला था मैं, याद है किसको? किसको याद है मेरा सेंटेंस, है ना? अगर तो स्टैटिक क्लास का तो ना मैं ऑब्जेक्ट बना सकता हूं ना मैं इनहेरिट कर सकता हूं, तो उसको कॉल कौन करता है? उसको कॉल करता है सीएलआर। अब समझ में आया क्यों घुमा के लाया ऐसे? उसको कॉल कौन करता है? सीएलआर।
तो कोई भी मेंबर स्टैटिक रहेगा तो उसको इनिशियलाइज और कॉल कौन करता है? CLR। अब आ जाते वापस यहाँ पे। अभी इसमें सब में कंस्ट्रक्टर है ना? एक कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है, तो स्टैटिक है, इसको कॉल कौन करेगा? CLR। और CLR उसको सबसे पहले कॉल कर देता है। अब क्वेश्चन बदल गया यहाँ पे। नॉर्मल केस में सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? ए का। लेकिन अगर कोई भी कंस्ट्रक्टर स्टैटिक है तो सबसे पहले स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद फिर कॉल होगा, जो सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। क्लियर है क्या बोला मैं? इसको किसको समझा? कितना कितना घुमा के क्या क्या चीजें बोल दिया मैं। CLR भी बोल दिया, उसी में स्टैटिक का कंसेप्ट भी बता दिया। समझ में आया? ठीक है, ये सब बहुत बड़े बड़े कंसेप्ट है। अगर समझ में आ रहा है आसानी से तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रहा तो डिप्रेस होने की भी जरूरत नहीं है। अभी नहीं समझेगा, आगे समझेगा थोड़ा टाइम के बाद। ठीक है, तो ये क्या है? मेरी क्लासेस है। ये क्लासेस में ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, ये नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है। इंटरव्यू में बोलता है सबसे पहले कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा? बी का, स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अगर सब नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है तो सबसे पहले कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ए का कंस्ट्रक्टर। ठीक है, क्लियर है? हाँ, सब भी स्टैटिक रख सकते हो, उस टाइम पे सीक्वेंस देखेगा। हाँ, उसके बाद जो सबसे टॉप मोस्ट सुपर क्लास है उसको कॉल करेगा। अरे बाबा, बी को इसके लिए कॉल किया क्योंकि वो स्टैटिक है। फिर उसके बाद वो इनहेरिटेंस में जो सबसे टॉप पे है उसको कॉल करेगा, उसके बाद फिर सी को करेगा, फिर डी को करेगा, बी को नहीं करेगा। फिर उसके बाद बी स्टैटिक है। स्टैटिक अगर कोई चीज हो गई तो उसका रिलेशन ऑब्जेक्ट से खत्म हो जाता है, फिर वो ऑब्जेक्ट की चेन में नहीं आता है, भले वो इनहेरिटेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हो, लेकिन अब वो उसका ऑब्जेक्ट से कॉल लेना देना कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैटिक का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनता है। समझे क्या? और इस ना स्टैटिक को तुम इनहेरिटेंस कर सकते हो, इनहेरिट कर सकते हो। तो स्टैटिक की सबसे खास बात यही है कि स्टैटिक जो है वो सी शार्प के इन्वायरमेंट के बाहर से भी कॉल हो सकता है। मतलब जो तुम्हारा कोड सी शार्प का शुरू कहां से होता है? नेम स्पेस। मेन 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 फंक्शन क्या है? कभी देखेगा और मेन फंक्शन क्या है? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। इसको समझा मैं क्या बोला? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यही है ना PSVM। कौन कौन लिखा कोड में PSVM? है ना, तुम लोग लिखते होगे, 90 लोग का नाम PS। वो हम लोग कोड करते थे पहले, मतलब बचपन में, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। ठीक है, तो कोड करते थे तो वो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिखने जान करता था, PSVM ब्रैकेट उसके अंदर कोड। वो PSVM लिख के चीटिंग बना लिया, अब उसको जाके लिख रहा है नोटपैड में रन करने के लिए। समझे? अब वो थी एक लड़की सर, अब वो PSVM लिख के रन, तो बात एरर आ रहा है, मतलब PSVM लिखा है तो बोले हाँ नोट में तो वही लिखा है PSVM। अरे मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख उसको। तो वो PSVM इतना, मतलब इतना चला दिए थे कि कोड में पब्लिक PSVM लिखना स्टार्ट कर दिए, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो वो जो मेन फंक्शन है वो भी स्टैटिक है, तो उसको कौन कॉल करता है? उसको ऑपरेटिंग सिस्टम कॉल करता है। सी शार्प के इन्वायरमेंट के बाहर से कॉल होता है वो PSVM। तो ये समझा, ये हायरार्की क्या है? ठीक है, तो जब हम लोग कनेक्शन स्ट्रिंग बनाने लगते हैं ना, अब वापस यहाँ आ जाते हैं। ठीक, ये भी इनहेरिटेंस हो रही है। तो इसका कंस्ट्रक्टर अगर मैं कॉल करूंगा कहीं पे, तो इसका कॉल होने से पहले किसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? इसका। और इसका कॉल होने लगेगा तो वो बोलेगा भाई इसमें 7 है, कौन सा कॉल करूं? तो जो बेस में रहेगा वो 7 में से मैं बता दिया ना अभी, तो कौन सा सेलेक्ट करना है तेरे को। क्लियर है यहाँ तक? जो पैरामीटर पास करोगे उसके बेस पे सेलेक्ट करेगा वो। तो अभी हम लोग की रिक्वायरमेंट जो है वो कनेक्शन स्ट्रिंग वाली है, तो कनेक्शन स्ट्रिंग मैंने दे दिया, कनेक्शन स्ट्रिंग के बेस पे सेलेक्ट करेगा। तो ये इतना से एंटिटी फ्रेमवर्क ये प्रोजेक्ट में आ गया। अब मैं अगर चाहूं तो एंटिटी फ्रेमवर्क का पूरा काम इसके अंदर कर सकता हूँ। यहां तक किसी को कोई डाउट है? रिवाइज भी करवा दिया, जो बात थी बताने वाली वो भी बता दिया, इंटरव्यू के 2 क्वेश्चन भी बता दिया। ठीक है, एक तो
तुम्हारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल और एक स्टैटिक वाला। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर क्या करना है, अब मेरे को बनाना है इसके अंदर टेबल। मेरा डेटाबेस बन गया, मेरा डेटाबेस मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड साइड में इसको ही डेटाबेस बोलूंगा ना मैं। मेरा डेटाबेस बन गया, इसमें टेबल बनाना है, इसमें आने का, इसमें लिखने का PROP, इससे क्या आती है, प्रॉपर्टीज बनती है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज की टाइप लिखने का डीबी सेट। प्रॉपर्टीज की टाइप क्या लिखने का, डीबी सेट। और यहाँ पे जो तुम्हारा मॉडल रहेगा ना वो डालने का। गौर से देखो, तो तुम्हारा मॉडल क्या है, एम्प्लॉय, जो कि अभी है नहीं, अभी मैं बनाया नहीं, बनाऊंगा, मतलब मैं आगे बनाऊंगा। और यहाँ पे आगे लिखने का, जो यहाँ पे लिखोगे ना मॉडल का नाम, उसके आगे एस लगा देने का। जैसे यहाँ पे अगर लिखा है यूजर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यूजर्स। हाँ, बॉयज। ठीक है, अब यहाँ पे आया, मॉडल में आके एक क्लास बनाऊंगा जिसका नाम रहेगा एम्प्लॉय। ठीक है, अब ये एम्प्लॉय क्लास बनाने के बाद भी नहीं आ रहा है क्योंकि नेम स्पेस नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल डॉट यूजिंग ऐड हो गया। ठीक है, ये लाइन, ये जो लाइन है, ये लाइन मेरे कॉन्टेक्स्ट को बताएगी कि एम्प्लॉय नाम, एम्प्लॉयज नाम का एक टेबल ये डेटाबेस में बनाना पड़ेगा। तो जितने बार ये लाइन लिखोगे उतना टेबल बनेगा। दो टेबल बनाना है, एक यूजर टेबल, एक एम्प्लॉय टेबल। तो यहाँ पे यूजर लिखोगे, यूजर का मॉडल बनाओगे, यहाँ पे आगे यूजर्स लिख दोगे। पर्सन टेबल बनाना है, यहाँ पे पर्सन लिखोगे, यहाँ पे पर्सन लिख दोगे, पर्सन की एक क्लास बना दोगे, पर्सन बन जाएगा। अब सवाल ये है कि टेबल तो पता चल गया कि टेबल का नाम एम्प्लॉयज है, लेकिन उसको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कॉलम कौन कौन सा लेना है। अब ये मॉडल में जितनी प्रॉपर्टी रहेगी ना, उतना कॉलम वो खुद से ले लेगा। तो ये मॉडल में प्रॉपर्टी कितनी है, ये मॉडल में अभी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो बना देते हैं। जो मेरे को डेटाबेस बनाने में सोच रहा हूं वो प्रॉपर्टी यहाँ पे लेते चले जाऊंगा। तो मैं सोच रहा हूँ उसमें एक आईडी होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, डीओबी होना चाहिए, डीओजे होना चाहिए। वो प्रॉपर्टी ले लेता हूं मैं यहाँ पे। तो आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डीओबी, हाँ डिपार्टमेंट, डीओजे, ये ले, ये हो गया। अब समझो मैं डिपार्टमेंट भूल गया थोड़ी देर के लिए, कंट्रोल शिफ्ट बी, बिल्ड हो गया। तो अब ये क्या करेगा, ये नाम से, सॉरी, ये कनेक्शन स्ट्रिंग में जो डेटाबेस का नाम रहेगा, ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग में आएगा। पहले कहां आएगा, इधर। यहां पे आके जो डेटाबेस का नाम रहेगा, तो डेटाबेस का नाम क्या है, ये इनिशियल कैटलॉग जो होता है ना, वो डेटाबेस का नाम होता है। ठीक है, तो जो डेटाबेस का नाम रहेगा वो डेटाबेस को पहले जाके ये वाले एसक्यूएल सर्वर, मेरा मुंह मत देखो, उधर देखो, तो ये एसक्यूएल सर्वर में ये वाले डेटाबेस को वो सर्च करेगा। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा क्योंकि नहीं है, तो वो क्या करेगा, नहीं रहेगा तो बना देगा डेटाबेस। अपने को क्रिएट डेटाबेस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये डेटाबेस बन जाएगा ना, तो फिर वो यहां आएगा कॉन्टेक्स्ट के पास और देखेगा कि इसमें कितनी ऐसी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, इम्प्लॉय नाम के टेबल, इम्प्लॉयज नाम के टेबल को वो डेटाबेस में सर्च करेगा। ऑब्वियसली नहीं मिलेगा, अभी तो डेटाबेस बना है, तो नहीं मिलेगा तो वो भी बना देगा। ठीक है, टेबल बनाएगा। फिर टेबल बनाने जाएगा तो वो देखेगा कि डीबी सेट के अंदर क्या लिखा हुआ है। तो देखेगा डीबी सेट के अंदर लिखा हुआ है एम्प्लॉय, बोलेंगे एम्प्लॉय में कितनी प्रॉपर्टी है, ये
ये सबको कॉलम बना देगा। जहां पे मैं स्ट्रिंग लिखूंगा खुद से वर्कैब ले लेगा, जहां पे मैं डेट टाइम लिखूंगा खुद से डेट ले लेगा, जहां पे मैं इंट लिखूंगा खुद से इंट ले लेगा। यू डोंट हैव टू बॉदर अबाउट डेटा टाइप बिटवीन दीज टू एनवायरमेंट। क्या समझा? किसको किसको समझ में आया मैं क्या बोला? अब अगर मैं तुमको बोलूं कि मेरे को एक और टेबल चाहिए जिसका नाम है यूजर, तो कौन बता सकता है कि मेरे को क्या क्या करना पड़ेगा? कौन कौन बता सकता है? पहले हाथ तो उठाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत लोग को समझा है। इससे पूछूं, साकिब। मैं मेरे को ही हंसी आ गई तो इतना थोड़ा बोल तो लूंगा मैं, इतना कॉन्फिडेंट। क्वेश्चन नहीं पता मेरे को। वो मेरे को क्या करना है, जैसे मैं एम्प्लॉय टेबल लिया हूँ, वैसे ही मेरे को क्या करना है, यूजर नाम का भी एक और टेबल लेना है। तो मेरे को कहाँ कहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, क्या क्या करना पड़ेगा। और यूजर यूजर टेबल के अंदर 2 कॉलम है सिर्फ, यूजर आईडी यूजर नेम। कोड में बताओ कौन सी फाइल में जाए क्या करना है। तो फिर क्या बता सकते हो, वही बताओ। हाँ, नहीं नहीं, रॉन्ग रॉन्ग, ऑल टुगेदर रॉन्ग। चलो सलमान तुम्हें बताओ। ओके, गया। ओके, तो क्या करूं मैं, इसको कॉपी करूं, नीचे पेस्ट, जहां पे एम्प्लॉय है वहां पे क्या लिखूं, यूजर। और जहां पे, ठीक है, मॉडल में जाके यूजर नाम की एक क्लास बनाएंगे। तो मॉडल में गया, ऐड क्लास यूजर। इसमें क्या लिखूं, नेम, यूजर आईडी यूजर नेम। एक और ले लेता हूं, ठीक है। वो एसक्यूएल के हिसाब से बनाएगा आगे, ठीक है। बस इतना ही करना पड़ेगा, दूसरा टेबल भी बन जाएगा। ये बन गया, 2 टेबल। नहीं, वो अच्छा बताया उसने, मतलब परफेक्ट बताया एकदम, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसा। नहीं नहीं नहीं, कनेक्शन स्ट्रिंग में सिर्फ डेटाबेस का नाम होता है, डेटाबेस एक ही रहेगा, टेबल अलग अलग आता है। वही तो बात है, ये सब वन टाइम कॉन्फ़िगरेशन है। ये जितना मैं किया ना, इससे टेबल बनते चले जाएगा। जितना हम लोग एंटिटी फ्रेमवर्क एक बार इंस्टॉल करोगे, कनेक्शन स्ट्रिंग एक बार कॉन्फ़िगर करोगे, कॉन्टेक्स्ट एक बार कॉन्फ़िगर करोगे, ये सब वन टाइम था। ये रिपीटेटिव वर्क है। टेबल तो अलग अलग बनाना पड़ेगा ना। क्लाइंट बोलेगा मेरे को कस्टमर की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो आप कस्टमर की इंफॉर्मेशन कैसे स्टोर करेंगे? हाँ, तो क्या करूं, वही जो कि है। अरे बाबा, इसको कॉपी करना पड़ेगा। कस्टमर, यहाँ क्या लिखूं, और अब क्या करूं, कस्टमर में कस्टमर आईडी, कस्टमर नेम, दैट्स इट। हो गया टेबल अपने लिए भी। क्लियर हुआ क्या? ये समझा क्या, क्या क्या कहानी चल रही है जिंदगी में, क्या तकलीफ है, समझ में आ रहा है? हाँ, एकदम सिंपल काम है, ठीक है। अब ये तो हो गया, प्रोजेक्ट को रन कर दो, ये हो गया ये काम बस। तो अब करना क्या है, यहां पे आगे ना, अब ये सब बनेगा कैसे? जब तक तुम इंप्लॉय कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, तब तक चेंज शुरू नहीं होगी। ट्रिगर पॉइंट क्या रहेगा,
एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट का ऑब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्या कॉल होगा, इसका कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा तो क्या कॉल होगा, इसका कंस्ट्रक्टर, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होने जाएगा तो वो बोलेगा कनेक्शन स्ट्रिंग, वो चला जाएगा वेब कॉन्फिग में, वेब कॉन्फिग से लेके आएगा, यहां लाके कनेक्शन स्ट्रिंग डालेगा, जैसे कनेक्शन स्ट्रिंग डाल के कॉल करेगा पूरा डेटाबेस सेटअप हो जाएगा। फिर आएगा इसका ऑब्जेक्ट बनाएगा, जब इसका ऑब्जेक्ट सक्सेसफुली बन जाएगा तो वो चेक करेगा इसमें क्या क्या है नीचे, तो वो क्या करेगा यहाँ पे आके जितनी रिकॉर्ड यहाँ पे दिखेंगे उतना टेबल बनाएगा, जितना मॉडल रहेगा उतना कॉलम बनाएगा। देख लेते हैं एक बार कैसे चल रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर, अभी देखो सबसे पहले कौन सा कोड कॉल होगा, ये वाला, यहाँ पे आके ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ। किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, किसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, दानिश किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉय, ओके। मकसूद किसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एम्प्लॉयज, ओके। एम्प्लॉय कॉन्टेक्ट, अरे क्या सोई हो क्या, एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे नहीं है, कंट्रोल डॉट करो आ जाएगा, कॉन्टेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट, उसका कंस्ट्रक्टर, ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, ये यहां आएगा, ये अभी कॉल नहीं होगा, पहले जाके इसको कॉल करेगा, ये जाके डेटाबेस सेटअप करेगा, आएगा कॉल करेगा, यहां पे आएगा वापिस कॉल होगा। उसके बाद मैं लिखूंगा यहां पर कॉन्टेक्स्ट डॉट, एक कोई भी एक उसको कॉल कर लेता हूं, एम्प्लॉयज, हाँ ठीक है, एक ऐसा फेक कॉल मार दिया मैं, फेक कॉल मारने से ही टेबल बनेगा, अगर ये लाइन नहीं लिखूंगा ना तो नहीं बनाएगा वो, खाली डेटाबेस सेटअप करके छोड़ देगा, फिर टेबल नहीं बनाता। तो ये एक एक भी टेबल को कॉल करोगे ना तो सब टेबल बना देगा एक साथ जाके। तो अब देखो इसको मैं रन करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट बी, इसको मैं किया रन, मेरे डेटाबेस में अभी ये नाम का कोई भी मेरे एसक्यूएल सर्वर में ये नाम का कोई भी डेटाबेस अभी तक नहीं था, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे हम लोग, पहले ये रिक्वेस्ट को चल जाने देते हैं, उसके बाद देखते हैं। चल गई रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट चल गई, इसका मतलब कोड भी अपना चल गया। यहाँ पे आगे पहले चेक करो आया क्या, क्या नाम है, एम्प्लॉय डीबी 2023, कहाँ है, 2022 है, बना क्यों नहीं, ये बनना चाहिए था ना, एम्प्लॉय ईएफडीबी है, हाँ ये भी सही है, एम्प्लॉय सही में नहीं है, क्यों नहीं है, चेक करते हैं ना पहले क्या तकलीफ है। मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया देगा ना, एरर तो देना चाहिए, देख लेते हैं ना अभी, ये आया, यहाँ आया F11, देखो पहले कहाँ गया, ये कर्सर दिख रहा है क्या, पहले कहाँ गया, बेस पे, बेस कॉल करके आया यहाँ पे, हाँ ओके ओके मैं समझ गया, ये इसको अभी इग्नोर मारो थोड़ी देर के, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन जादू, वो कोड को इग्नोर मारो। अगर ये पेज अभी सक्सेसफुली दिख गया तो डेटाबेस बना रहना चाहिए, बोले पहले भी ये आदमी यही बोला था, अरे वो मिस हो गया था ना उधर कोड, ये देखो अभी आया, मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश किया,
आया, ए बॉय, ठीक है, ये आया, टेबल देखो, बना है, कस्टमर, इम्प्लॉइज, यूजर्स, सब वन गो में बन जाता है पूरा, रेडी। बताओ, अब ना क्रिएट डेटाबेस करना है, ना क्रिएट टेबल करना है, ना सेलेक्ट लिखना है, ना इंसर्ट लिखना है, डेटा भी आ जाएगा। अभी अपन एक कोड करेंगे तो। हाँ, मैं वही बोला ना, वो इंस्टेंशिएट करता है, एक को कॉल करो ना तभी जाके बनाता है। इसको बोलते हैं लेजी लोडिंग। लेजी लोडिंग मतलब जब उसको जरूरत पड़ती है ना तभी वो लोड करता है मेमोरी में, अदरवाइज वो लोड ही नहीं करता। तो हम लोग जब एक को कॉल करते हैं ना तब वो डेटाबेस बिल्ड करता है, अदरवाइज डेटाबेस को बिल्ड ही नहीं करता वो। तो और कॉल करने भी जब तक उसको लिस्ट में कन्वर्ट नहीं करो ना तब तक का नहीं करता। इसके लिए वो टू लिस्ट लगाना पड़ा मेरे को, हालांकि उसकी कोई मीनिंग नहीं है वहां पे, उसको कोई मीनिंग ही नहीं है। देखो, कस्टमर में आया आईडी, कस्टमर नेम, इंप्लॉय के अंदर देखो आईडी आया, एफ नेम, एन वर्कर, याद है मैं एन वर्कर एक डेटा टाइप बताया था, किसी को याद है एसक्यूएल में? तो देखो इसने एन वर्कर क्यों, क्योंकि वो स्ट्रिंग में ऐसे कैरेक्टर भी हो सकते हैं ना जिसमें चाइनीज जापानीज हो, उसको कैसे मालूम पड़ेगा? तो वो सेफ्टी के लिए एन वर्कर ही लेता है। मेरी बात समझ में आई? डीओबी डेट टाइम, डीओजे डेट टाइम खुद से। तो ये बन गया पूरा। कोई मेरे को कुछ क्रिएट टेबल और वो सब क्रिएट डेटाबेस वो सब करने की जरूरत ही नहीं है। किसको किसको समझा ये? अब एक और डेटा और एक और टेबल बनाना है, कितना आसान हो गया ना। मॉडल बनाओ, जाके डीबी सेट बनाओ, मॉडल बनाओ, डीबी सेट बनाओ, मॉडल बनाओ, डीबी सेट बनाओ, टेबल पीछे बनते रहेगा। एक्सेस करना है, टू लिस्ट मारो, पूरा डेटाबेस से डेटा आ जाएगा। अभी डेटाबेस से डेटा मेरे को सी शार्प में लेके जाना है, इंप्लॉय टेबल बन गया, रिकॉर्ड इधर पीछे से डालता हूँ और वहां पे एक्सेस करके दिखाता हूँ, ठीक है? तो रिकॉर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ। देखो आईडी वन खुद से बना, ठीक है, ये आ गया। अब मेरे को क्या करना है, ये इंप्लॉय के रिकॉर्ड मेरे को वहां पर चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में। एकदम सिंपल है, देखो, कॉन्टेक्स्ट लिखने का, कॉन्टेक्स्ट डॉट इम्प्लॉयज लिखेंगे तो पूरे इम्प्लॉयज आ जाते हैं, ये लाइन लिखने से पूरे इम्प्लॉयज आके ये वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। देखो, पेज रिफ्रेश किया, F10, F10, ये देखो टेस्ट इम्प्लॉय में काउंट कितना दिखा रहा है, 3 आया। फर्स्ट देखो, फर्स्ट दिख रहा है ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट, थर्ड ऑब्जेक्ट, क्या समझा? लिखना पड़ेगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, नथिंग, पूरे कस्टमर की लिस्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट डॉट कस्टमर आ गया कस्टमर। पूरे यूजर्स की लिस्ट चाहिए, कॉन्टेक्ट डॉट यूजर्स आ गया यूजर्स। मेरी बात समझ में आई क्या? ऐसा लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, एसक्यूएल से ज्यादा आसान लगता है मेरे को एटलीस्ट। क्यों? क्योंकि हम लोग को क्वेरी के बारे में सोचना ही नहीं है। अभी देखो ना, मैं क्या ही लिखा यहाँ पे, क्या लिखा, ये इतना ये टू लिस्ट नहीं भी लिखूंगा तो भी आ जाएगा, लेकिन ये मैं पहले लिख दिया था तो रहने दिया। तो इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट में मेरा पूरा डेटाबेस है, उसमें से इंप्लॉइज, पूरे इंप्लॉइज निकाला, दे दिया, पूरे इंप्लॉइज आ गए। कॉन्टेक्ट डॉट कस्टमर, पूरे कस्टमर आ गए। अब उसमें 10,000 रिकॉर्ड रहने दो, 20,000 रहने दो, 50,000 रहने दो, ये वेरिएबल में आ जाएगा। ये ऐसा कौन सा वेरिएबल है जिसके अंदर इतने सारे रिकॉर्ड सेव हो रहे? दैट इज नोन एज लिस्ट। लिस्ट, हाँ लिस्ट। यहाँ पे ही आएगा कंसेप्ट एरे का। तो पहला कंसेप्ट एरे,
सी शार्प में। देखो मैं स्किप किया था एरे, अगर याद होगा तो शायद बोला भी था। मैं बोला था कि पहले डेटा लाऊंगा, फिर डेटा लिस्ट में दिखेगा, तभी तो लिस्ट समझेगी। अभी वहां हवा में क्या करता है, एबीसीडी लिस्ट बना के बताना पड़ता, 1 2 3 4 1 2 3 4, यही बताता ना वहां पे। मैं क्या समझ में आता उससे, कुछ भी नहीं समझ में आता। तो ये जो डेटा आया, ये डेटा आया एक वेरिएबल में 3 रिकॉर्ड सेव, एक वेरिएबल में 30,000 रिकॉर्ड भी सेव हो सकता था। ऐसा वेरिएबल या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसमें एक साथ तुम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हो, वो वेरिएबल को बोलते हैं एरे। वो वेरिएबल को क्या बोलते हैं, एरे। उसी का एक एक्सटेंसिबल फॉर्म है जो डॉटनेट प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं लिस्ट। और उसी का एक अनटाइप्ड फॉर्म है जो वो भी डॉटनेट प्रोवाइड करते हैं, उसको बोलते हैं एरे लिस्ट। इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे, एरे लिस्ट एंड लिस्ट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरे, एरे लिस्ट एंड लिस्ट। ये आंसर अगर तुम सही से दे दिए ना, तो सही में मेरा माथा चूम के बोलेगा कि किधर थे जापान वाले, तुमको ही ढूंढ रहे थे। समझे क्या, वो एकदम खुश हो जाएगा। तो मैं बहुत लोग का देखा हूँ, मैं मतलब मैं खुद भी इंटरव्यू लेता हूँ, तो मेरे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस है, अगर वो बंदा दे दिया ना तो मेरे को समझ में आ जाता है कि इसको सच में काम करने आता है। उसमें से ये एक क्वेश्चन है, क्योंकि ये अगर तुमको समझ गया ना, तो जिसको लिस्ट प्रोसेस करने आ रहा है उसको सादा वेरिएबल भी प्रोसेस करने आएगा। जिसको लिस्ट प्रोसेस करने आ रहा है मतलब उसको लूप भी पता होगा। तो जिसको लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है बनाने, इसका मतलब उसको ऑब्जेक्ट बनाने भी आता रहेगा। और जिसको ऑब्जेक्ट बनाने आ रहा है मतलब उसको प्रॉपर्टीज भी पता होगी। तो कुछ क्वेश्चन कैसे होते हैं, कम बात में ज्यादा चीजें पता चल जाती है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं तुमको बोला, डिफरेंस बिटवीन एरे, एरे लिस्ट एंड लिस्ट क्या है। ये तीनों का डिफरेंस अगर तुमको समझ में आ गया तो तुमको खुद भी वो आंसर जानने के बाद तुमको खुद भी रियलाइज होगा कि मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता थी लेकिन अब पता चल गई। ये मैं बताऊंगा आंसर आगे, क्योंकि ये सब अलग अलग टॉपिक है। एरे पूरा एक अलग चीज है, एरे लिस्ट एक अलग चीज है, और लिस्ट एक अलग चीज है। यहाँ पे जो चीज बनी है वो लिस्ट है, यहाँ पे जो चीज बनी है वो लिस्ट है। कैसे मालूम पड़ा लिस्ट है, इस पे होल्ड करोगे, इस पे होल्ड करोगे तो देखो आता है, इस पे होल्ड करो तो ये लिखा हुआ आता है लिस्ट, ऐसा ब्रैकेट में ऑफ इंप्लॉइज। तो अब अगर मेरे को इंटीजर की लिस्ट बनाना है तो मैं लिस्ट लिखूंगा, लिस्ट ऑफ, इसमें यहाँ पे आईएनटी लिख दूंगा, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर, लिस्ट ऑफ फ्लोट, लिस्ट ऑफ डबल। ठीक, तो लिस्ट की एक खास चीज क्या है, लिस्ट में उसको पता होता है कि वो कौन से टाइप का डेटा कंटेन करेगी। एक इंटीजर तो सब इंटीजर, एक फ्लोट तो सब फ्लोट, एक इंप्लॉय तो सब इंप्लॉय, एक इंप्लॉय तो सब इंप्लॉय। टाइप पता है ना। और इंप्लॉय क्या है, इंप्लॉय क्या है, क्लास। और क्लास एज ए यूजर डिफाइंड डेटा टाइप यूज होती है ना। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप यहाँ पे इंटीजर है, तो इंटीजर होता, लेकिन यहाँ पे यूजर डिफाइंड यूज हो गया। ये मेरे को कौन ला के दिया, ये मेरे को, मैं नहीं बनाया हूँ ये लिस्ट, ये मेरे को एनडीटी फ्रेमवर्क ला के दिया। तो एनडीटी फ्रेमवर्क जो भी डेटा तुमको ला के देगा वो लिस्ट के फॉर्म में देगा। और लिस्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, और जहां से डेटा वो निकालता है वो है रिलेशनल। रिलेशनल को उठाता है, क्वेरी चलाता है, डेटा निकालता है, ऑब्जेक्ट बनाता है, लिस्ट बनाता है, लिस्ट बना के लाके तुमको यहाँ पे करके देता है। अब बोल सकते ना यार कितना औसम है ये, है ना। अब तो बोल सकते हैं, और सच में औसम है। अगर तुम लोग लिटरली एंटिटी फ्रेमवर्क से पहले काम करते तो तुमको रियलाइज होता। पहले हम लोग कनेक्शन करते हैं, फिर कनेक्शन को ओपन करते हैं, कनेक्शन क्रिएट करते हैं, फिर कनेक्शन को ओपन करते हैं, फिर एक क्वेरी बनाते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। फिर वो क्वेरी को हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं तो डेटा आता है रॉ टेबल फॉर्म में। फिर वो टेबल में से एक एक कॉलम और एक एक रो को रीड करते हैं, एक रो एक कॉलम, एक रो एक कॉलम को रीड करते हैं। फिर वो एक एक वैल्यू को उठा के एक एक वेरिएबल में डालते हैं, फिर वो वेरिएबल से ऑब्जेक्ट बनाते हैं। पहले क्लास बनाते हैं, वो क्लास में एक एक प्रॉपर्टी में एक एक वैल्यू को सेट करते हैं, फिर वो ऑब्जेक्ट की लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट बना के फिर बाहर निकालते हैं उसको। ये पूरा काम एंटिटी फ्रेमवर्क करता है अपने लिए, वो भी विद इन सेकेंड, परफॉर्मेंस ध्यान में रखते हुए। हम लोग करते हैं तो अननेसेसरी लूप लगाते हैं और परफॉर्मेंस की पूरी वाट लगा देते हैं। वो परफॉर्मेंस का ध्यान रखते हुए अपने को लिस्ट निकाल के लाके देता है। मैं तुमको बताऊंगा 10,000 20,000 रिकॉर्ड भी ऐसा ऐसा विद इन मिली सेकेंड चलता है, सेकंड नहीं, मिली सेकेंड।
मिली सेकंड समझ गया ना, मतलब ऐसा ऐसा क्लिक करो तो फ्रैक्शंस में दिखता है वो। 30,000 40,000 रिकॉर्ड की टेस्टिंग मैं खुद कर चुका हूँ। लैक्स में टेस्टिंग जाती है तो हो जाता है, एक आध 1.5 सेकंड लग जाता है। और ज्यादा लैक्स के ऊपर जाता है तो 7 सेकंड 6 सेकंड तक भी होता है, जैसे 10 लाख डेटा है, 5 लाख डेटा है, तो उसमें थोड़ा सा चला जाता है। 10 लाख में 7 सेकंड का मैंने खुद देखा हूँ, तब भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। 10 लाख रिकॉर्ड भाई कम नहीं, ये भी सोच लो। और वो भी डेटाबेस से लाना है, दूसरे इन्वायरमेंट से लाना है, ऑब्जेक्ट बनाना है, लिस्ट बनाना है, उसके बाद यहाँ लेके आना है। तो इतना कुछ करने के साथ तो 7 सेकंड में पूरा डेटा लाके तुमको दे देता है। मेरी बात समझ में आई? तो ये डेटा समझ में आया कैसे आ गया यहाँ पे। अब मेरे को क्या करना है, इसमें एक कंसेप्ट होता है। मेरे को अभी व्यू बनाने नहीं आता है, अभी मेरे को व्यू बनाने नहीं आता है। तो एमवीसी में एक कंसेप्ट होता है जिसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो क्या बोलते हैं? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में कैसा होता है कि जो कॉमन व्यूज है, जैसे कि ग्रिड, एडिट, क्रिएट, ये कॉमन है, हर प्रोजेक्ट में लगता है, तो वो स्कैफोल्ड से बन जाता है। कैसे? स्कैफोल्ड से ऐसे बनता है, देखो यहाँ पे आओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक, पहले इसके व्यू को डिलीट कर देता हूँ मैं, ठीक है? इसके व्यू को मैं डिलीट कर देता हूँ। इसका व्यू कहाँ है? ये, इसको मैं कर दिया डिलीट, ठीक है? अब इसका व्यू बनाऊंगा नया, इसके फॉल्ट से राइट क्लिक करने का, ऐड व्यू करने का, ये दिख रहा है टेम्पलेट, दिस इज नोन एज इसके फॉल्ट। तो इसमें टेम्पलेट में जाके बोलने कि मेरे को चाहिए लिस्ट का टेम्पलेट, तो ये लिस्ट का ना पूरा कोड ही बना के दे देता तुमको, HTML का, जिसमें डेटा लाके दे देगा। लिस्ट, वो बोलेगा लिस्ट बनाना है, लेकिन ये तो बताओ कौन से मॉडल के हिसाब से बनाऊं। तो मैं बोला भाई इंप्लॉय मॉडल के हिसाब से। वो बोल रहा है ये भी बता दे भाई कॉन्टेक्स्ट कौन सा लूं, एक ही तो कॉन्टेक्स्ट है, इंप्लॉय कॉन्टेक्स्ट। ये किए ऐड, एकदम वो जादू कर देता है। इसके बाद देखो दिखा इसके फॉल्ट, कोई पढ़ा क्या, दिखा क्या? ये बना के दे दिया इसने। अब ये जो है ना, ये व्यू को डेटा मेरे को देना है। व्यू को डेटा अगर देना है तो वो डेटा को यहाँ पे पास कर देना, तो वो डेटा व्यू को मिल जाता है। जो डेटा तुम रिटर्न व्यू में यहाँ पास करोगे ना, इसमें क्या है, मेरे 5 10 15 20 जो भी इंप्लॉय है, वो इंप्लॉय को यहाँ पास किया तो वो कहाँ चले जाएंगे पता है? यहाँ। और अब इसका देखो, अब इसका जलवा देखो, रियली ऑसम है। मतलब तुम सोचो ना, उसने वो कितना एडवांस है। देखो आईडी मेरे को दिखाना नहीं है तो आईडी कॉलम नहीं लिया, उसको कैसे मालूम मेरे दिल में आईडी कॉलम नहीं दिखाना है मेरे को? नहीं लिया उसने आईडी कॉलम। दिल की बात भी सुनता है भाई, AI। देखो ना बन गया ना कॉलम वॉलम सब पूरा। अभी मैं जाता हूं पीछे से, यहाँ पे आके इंप्लॉय में एडिट, ठीक है? इसको किया मैंने रिफ्रेश, आ गया ऑन द गो। समझ में आया क्या? ये इसके फॉल्ट से व्यू बना, हम लोग सीखेंगे बाद में ये व्यू कैसे बना है, अभी फिलहाल इसके फॉल्ट से ही बना रहे। अभी हम लोग का पूरा फोकस बैकएंड पे है, कि मैं डेटा बेस से डेटा सी शार्प तक कैसे लेके आऊं। अभी हम लोग का फोकस कहाँ पे है, और लेके आने के बाद उसको प्रोसेस। अभी फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि यहाँ पे सिर्फ वही नाम दिखना चाहिए जिसका नाम F से स्टार्ट होता हो, या कोई एक फिल्टर दे दूं, लाइक वही दिखना चाहिए जिनका डीओ डेट ऑफ ज्वाइनिंग 2021 से 2022 के बीच का है। अब हम लोग वो सब पे काम करेंगे, लेकिन उस पे काम करने से पहले मेरे को लिस्ट, एरे लिस्ट, ये आना पड़े, सीखना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं वो सब कर सकता हूँ। यहां तक समझा? ये हम लोग क्या किए पता है, एसक्यूएल का डेटा लेके आ गए सी शार्प में, और हम लोग उसको पेज पे दिखा भी दिए टेबुलर फॉर्म में। क्लियर है यहाँ तक? इसमें ऐसा कुछ लग रहा है जो कुछ मिसिंग हो गया बीच में, या कुछ ऐसा, मैं कुछ कुछ भी छोड़ा नहीं हूँ। जो इसके फॉल्ट था वो बता दिया, इसके फॉल्ट से बना हुआ है, वो इसके फॉल्ट वाला व्यू है।
तो इसके फॉल्ट वाला स्टेप बता दिया कैसे कैसे करना है, उसको बता देने का मॉडल। एक और इसके फॉल्ट बना लेता हूँ, देखो फिर से। अब मेरे को समझो कस्टमर की लिस्ट भी दिखाना है यहाँ पे, तो एक एक एक्शन मेथड लेना पड़ेगा कस्टमर के लिए। तो यहाँ पे आया पब्लिक एक्शन रिजल्ट कस्टमर लिस्ट, ये मेरा एक्शन मेथड का नाम है। इसके अंदर आगे लिख दिया रिटर्न व्यू। अब मेरे को कस्टमर की लिस्ट चाहिए, कैसे निकालूंगा, कौन बताएगा? कस्टमर की लिस्ट चाहिए मेरे को। सबसे पहले क्या करूंगा, कौन कौन बता सकता है? कस्टमर की लिस्ट मेरे को चाहिए, कौन कौन बता सकता है? किसने कहा, बता। वो ऑब्जेक्ट बनाऊंगा पहले, कस्टमर, और फिर उसके बाद वो टेस्ट को रिटर्न व्यू में पास कर दूंगा। परफेक्ट। सबसे पहले मैं एम्प्लॉय कॉन्टेक्स्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ठीक है, ये बन गया। उसके बाद क्या करना है मेरे को, एक वेरिएबल लेना है, उसका नाम दे दिया कस्टमर लिस्ट, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉयज दे रहा है जैसे, उसकी जगह क्या लिखना पड़ेगा, और ये कस्टमर की लिस्ट को भेज दिया व्यू में। अब इसके लिए व्यू बनाना है, राइट क्लिक किया, ऐड व्यू। व्यू मैं बोला भाई लिस्ट चाहिए मेरे को, कौन से मॉडल के लिए चाहिए, कस्टमर मॉडल के लिए। कॉन्टेक्स्ट खुद से आ गया, ऐड। यहाँ पे जाके कस्टमर में डेटा ऐड कर देता हूँ, कस्टमर में यहाँ पे आके डेटा ऐड कर दिया, कस्टमर का नेम डाला, ये डाल दिया। क्या हुआ? हाँ, नाम सब मेरी फैमिली का नाम है पूरा, ठीक है। तो ये आ गया, कितना फास्ट हो गया ना, मतलब अभी तुम कस्टमर बोलो, यूजर बोलो, जो भी बोलो, फटाफट मैं बना सकता हूँ एकदम स्पीड में। तो ये हम लोग जो कंप्लीट किए, ये जो आ रही है लिस्ट है। तो जो क्रड का पार्ट होता है, CRUD, सी में होता है क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट, ये हम लोग रीड कर लिए। अब हम लोग अभी मैं क्रिएट कहाँ से कर रहा हूँ, बैकएंड से कर रहा हूँ। अभी क्रिएट का भी मैं यहाँ मूव कर दूंगा। तो वन बाय वन हम लोग एक एक पार्ट इधर पे मूव करते जाएंगे। पहले मैं क्या करता, डेटाबेस भी वहां बना रहा था, तो पहले डेटाबेस बनाने का पार्ट को मूव किया पहले, फिर मैं टेबल भी वहां बना रहा था, तो टेबल के पार्ट को यहाँ मूव किया, बराबर। फिर उसके बाद मैं क्या कर रहा था, रिकॉर्ड अभी वहां जाके क्रिएट कर रहा हूँ, तो अब रिकॉर्ड क्रिएशन के पार्ट को हम लोग यहाँ मूव करेंगे। रिकॉर्ड अपडेट में वहां जाके करता था, रिकॉर्ड अपडेशन के पार्ट को हम लोग यहाँ मूव करेंगे। रिकॉर्ड डिलीट में वहां जाके करता था, वो पार्ट को हम लोग यहाँ मूव करेंगे। पूरा काम डेटाबेस खोलने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, पूरा यहाँ से होना चाहिए, क्रिएट, अपडेट, डिलीट सब है ना बना हुआ, तब इस पे क्लिक करने पे होना चाहिए। मेरी बात समझ में आई? ये हम लोग का मोटिव है। अगर ये करने तुम सीख गए तो तुमको एक्चुअल में एमवीसी आ जाएगा, क्योंकि यही करना होता है। और इसके ऊपर ही पूरा इंटरव्यू चलता है, इसके ऊपर ही पूरा पूछेगा, तुमसे पूछेगा तुमने कभी कोई एक टेबल का क्रड बनाया है क्या, बनाया है तो उसका स्टेप बताओ। तो ये पूरा होने के बाद ही तुम स्टेप बता पाओगे, अभी तो नहीं बता पाओगे उसका आंसर, समझ गए? फिर उसमें बोलेगा जो डेटा आता है एंटिटी फ्रेमवर्क से वो लिस्ट में आता है, तो लिस्ट और एरे लिस्ट में डिफरेंस बताओ। समझ में आएगा? एरे और एरे लिस्ट में डिफरेंस बताओ, तो मैं तीनों का एक साथ तुमको बता दिया। क्योंकि लिस्ट का इतना इंपॉर्टेंस के लिए, क्योंकि जो भी डेटा आता है वो लिस्ट के फॉर्म में ही आता है। डेटाबेस से एक रिकॉर्ड नहीं आएगा ना, मल्टीपल आएगा। मल्टीपल मतलब लिस्ट, मल्टीपल मतलब लिस्ट, लिस्ट मतलब, अब बताओ कंसेप्ट, लिस्ट का कंसेप्ट क्या है, समझ में आया क्या? फिर उसके बाद यहाँ पे उन लोग पूछते हैं कि हाउ कैन आई पास डेटा फ्रॉम व्यू टू, हाउ कैन आई पास डेटा फ्रॉम एक्शन मेथड टू व्यू, how can I pass data from view to action method, how can I pass data from one action method to another action method, how can I pass data from one controller to another controller, how can I pass data from controller to view, how can I pass data from view to controller। ये जितने क्वेश्चंस है ना,
इसका आंसर तुमको आ गया तो तुम्हारे को सेशन मैनेजमेंट आ गया। सेशन मैनेजमेंट ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इंटरव्यू का। पूछते हैं हाउ कैन आई मेंटेन सेशन इन एमवीसी, तो वो सब तरीका बता दूंगा। यहाँ से वहां कैसे भेजना, वहां से अभी हम लोग भेजे ना डेटा, एक्शन मेथड में लिस्ट बनाया, उसको व्यू में भेजा ना, कैसे भेजा, रिटर्न व्यू, ये एक तरीका। दूसरा तरीका आएगा व्यू बैक, तीसरा तरीका आएगा व्यू डाटा, चौथा तरीका आएगा टेम्प डाटा। तो इसमें कहीं पे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। व्हाट इज व्यू बैक, व्हाट इज व्यू डाटा, व्हाट इज टेम्प डाटा, सबका लाइफ टाइम, सबका स्कोप, स्टेप बाय स्टेप सब बताते जाऊंगा मैं। और ये पूरे तुम्हारे इंटरव्यू के प्रोसेस शुरू हो गए। मतलब ये जितनी चीज मैं बता रहा हूँ सब इंटरव्यू में पूछने लिए। जो बेसिक था वो तो हम लोग कंप्लीट कर लिए सी शार्प का, अब हम लोग फ्रेमवर्क पे जंप कर लिए और पूरे क्वेश्चन तुमको फ्रेमवर्क पे होते हैं, पूरे क्वेश्चन। समझे क्या? मतलब मैं खुद भी इंटरव्यूज वगैरह देते रहता हूँ। मेरा इंटरव्यू मतलब शेड्यूल करके ऐसे ही दे रहता हूँ इंटरव्यू कभी भी। तो इंटरव्यू देते रहते तो मेरे को पता चलते रहता क्वेश्चन क्या क्या है क्या नहीं है। तो वो इंटरव्यूज के हिसाब से मैं तुमको बता रहा हूँ कि ये सब जो क्वेश्चन मैं तुमको बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन अभी एकदम ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। और जितने अपने कैंडिडेट है, जितने भी मतलब पिछले बैच है, वो लोग इंटरव्यू देते रहते तो उन लोग क्वेश्चन पूरा मेरे को बताते हैं आगे कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर, क्योंकि उनको आंसर जानना होता है। तो मेरे को क्वेश्चन बताते हैं तो मैं आंसर बताता हूँ उसका। समझ जाए, मतलब उनके लिए चैट जीपीटी बनना पड़ता है अपने को। वो लोग डायरेक्ट क्वेश्चन बोलते हैं अपने आंसर, उसका आंसर क्या रहेगा, एमबीसी में ये क्या रहेगा, इसका आंसर तुम क्या बोलोगे, वो सब चीज। तो उससे क्या होता है, उनकी प्रिपरेशन भी होती है और मेरे को ट्रेंडिंग क्वेश्चन मिल जाता है कि ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। अभी एसक्यूएल, मतलब अभी एसक्यूएल पे बहुत फोकस है पब्लिक का, एसक्यूएल पे ज्यादा से। कौन इंटरव्यू दिया था अभी, बहुत एसक्यूएल पे क्वेश्चन पूछा? हाँ तुम, भाई ने एक इंटरव्यू दे दिया, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। और सेलेक्ट भी हो गया, ये भी बता दो। ताली भी बजा सकते हो यार इसके लिए। तुम लोग एक महीना भी नहीं हुआ वो बंदे के पास ऑफर लेटर है। तो ये चीज मैं शुरू में बोल भी रहा था तुमको कि तुम लोग खुद देखोगे, तुम लोग के बैच में 2 महीना 3 महीना होने से पहले, 2 महीना 3 महीना होता है और लोग ऑफर लेटर निकालना शुरू कर देते हैं। समझेगे? और ऐसा नहीं कि नहीं, पिछले बैच में भी निकल रहा है। अभी आप लोग दो देखो, इंटरव्यू दोगे तो होगा, इंटरव्यू तुम लोग दोगे तो ऑटोमेटिक ऑफर निकलेगा। तुम लोग इंटरव्यू देने के लिए बैठोगे, तुमको रियलाइज होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं ना उसके हिसाब से हम लोग 1 ईयर पे तो एटलीस्ट कुछ तो बोल सकते हैं। एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे तुम इंटरव्यू में। मेरी बात समझ में आ रही है? एकदम ब्लैंक नहीं रहोगे। और अगर रहे भी ब्लैंक, ठीक है ना, एक खराब होगा, दो खराब होगा, बस उससे ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद तो तुम लोग दे ही सकते हो ना आंसर। तो एटलीस्ट जो जो कम्युनिकेशन का मसला है, जो मुंह नहीं खुलता है इंटरव्यू में, वो तो टूटेगा। ठीक है, तो बनाओ प्रोफाइल। और मैं बोला भी था ये हफ्ते में रखेंगे, लेकिन नहीं रख पाया बिकॉज मैं सोचता कल भी लेक्चर, बीच में भी लेक्चर, दोनों पावर की वजह से मैटर हुआ तो कैंसिल करना पड़ गया। अभी कल जितने लोग प्रोफाइल बना ले रहे तो कल मेरे को ला के बता दो प्रोफाइल वगैरह जो भी है। तो कल मैं प्रोफाइल भी देख लेता हूँ, जिसका बन जाएगा उसका प्रोफाइल मैं देख लेता हूँ, फटाफट एडिट कर देते हैं। प्रोजेक्ट वगैरह बताया, तुम्हारा प्रोजेक्ट बताने का ना भाई, अभी बता देता हूँ। आज निकल बताता हूँ, आज बहुत लेट हो गया है। चलेगा ना? कल तुम्हारा प्रोजेक्ट भी बता देता हूँ मैं। तो जिनको जो प्रोजेक्ट बताना है, कंपनी जिनको एक्सपीरियंस डालना है, कंपनी का नाम क्या है, ये सब जो चीजें हैं, ये सब अभी से प्रोफाइल में सेटअप करके पूरा ले लो, ताकि तुमको इंटरव्यूज पे कॉल आना शुरू हो जाए। और लिटरली मैं बता रहा हूँ, ये 2 हफ्ते में हायरिंग बहुत बूस्ट हुई है। मेरा खुद का नौकरी का प्रोफाइल जो है वो 73 व्यू था और 2 दिन में 394 व्यूज पे चला गया, 2 दिन के अंदर। हाँ, 4-5 गुना ज्यादा हायरिंग हुई है, मतलब स्टार्ट हो गई है ऑलरेडी। समझे क्या? तो उसका इसका फायदा उठा, हो सकता है कि बहती गंगा में अपने को भी मौका मिल जाए। ऑफर लेटर की तो जरूरत है, एक बार ऑफर लेटर आ गया तो भी वहां जाके तो हम लोग कर ही सकते हैं कुछ ना कुछ, इतना तो है तो कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। समझे क्या? तो जितना जल्दी हो सके कर लो, क्योंकि बूस्ट हो रहा है मार्केट, क्योंकि फिर मार्केट बैठ जाएगा, फिर तुम लोग रिसेशन रिसेशन बोल के रहोगे। उससे बेटर ये है कि बीच बीच में मार्केट अभी बहुत अप डाउन हुआ था, 2 हफ्ता एकदम डाउन था। कॉल्स तक नहीं आ रहे थे लोगों को, पिछले मतलब 2 हफ्ते पहले की बात कर रहा हूँ मैं, फेब्रुवरी की बात कर रहा हूँ मैं। फेब्रुवरी में कॉल्स भी नहीं आ रहे थे किसी को, इवन तुम सुने भी नहीं होगे किसी का सिलेक्शन हुआ, ये वो फैब के पूरे महीना में पढ़ा है, एक बार भी बोला नहीं। अब ऑफर लेटर आना शुरू हो गया। अपने वो जो इससे पहले वाला बैच है, एक बंदा, उसने 2 ऑफर लेटर अभी ये हफ्ते में ही निकाल लिया। एक हफ्ते में 2 ऑफर लेटर उसका आ गया। और एक दो लोग हैं जिनका एकदम पाइपलाइन में है, बस आने वाला है। आ जाए तो वो भी कंफर्मेशन में आ जाएगा कि हाँ
उनका भी हो गया, तो काफी लोग का ऑफर लेटर निकल रहा है, तो तुम लोग भी दे सकते हो, क्योंकि इतना तो तुम लोग बोल सकते हो एसक्यूएल क्या है, एसक्यूएल पे तुम लोग कुछ बोल सकते हो, ऊप्स पे भी तुम बोल सकते हो, एमवीसी पे भी थोड़ा बहुत तुम बोल सकते हो, ठीक है। हाँ, और क्या प्रोजेक्ट में डे बाय डे ऑपरेशन क्या किए हो वो मैं कल बताऊंगा। तुम्हारा भी क्वेश्चन था, एक और बंदे का भी क्वेश्चन है, तो वो डे बाय डे ऑपरेशन क्या है वो बता दूंगा मैं। और जो लोग प्रोजेक्ट मतलब प्रोफाइल बना लेंगे तो कंपनी प्रोजेक्ट कल मेरे से ले लो। ग्रुप क्या बनाते हो, कुछ लोग ग्रुप बनाए भी, आई थिंक तुम लोग की कल तुम लोग बनाए, तो ग्रुप जो भी बनाए हैं ग्रुप बना लो, कुछ लोग तो ग्रुप बना लिए, कुछ लोग बना लो ग्रुप, ताकि प्रोजेक्ट में दे दूं, प्रोजेक्ट उसके बेस पे तुम लोग आगे प्रोसीड कर सको। ग्रुप स्टडी अच्छा रहेगा, हर टाइम मैं अवेलेबल नहीं रहूंगा आंसर देने के लिए, तो ग्रुप में तुम लोग बोल सकते हो कि हाँ यार ये क्वेश्चन है सर बताए, ये वीडियो में है देख ले, मतलब मेरे को उतना आंसर ना करना पड़े उस, कोई ना कहीं जैसे तुमको याद नहीं है कि ये क्वेश्चन बताया हूँ कि नहीं बताया हूँ, तो कोई दूसरा तो बोल सकता है ना तुमको कि ये लेक्चर नंबर में ये चीज है देख लो। तो बहुत सारे लोग पिछले बैच वालों को भी प्रॉब्लम बहुत सारा था एसक्यूएल का इसका उसका, तो मैं वो लोग को भी वीडियोस की लिंक वगैरह दिया हूँ। तो अभी हायरिंग है, फायदा उठा लो, अच्छी चीज है, हो जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि अपना मोटिव ये है कि ऑफर लेटर आ जाए सबके हाथ में। इवन रमजान बाद तो समझ लो, अभी रमजान अब तो एक एक ही लेक्चर मिलेगा ना, कल एक लेक्चर मिलेगा ना खाली, तो कल के लेक्चर में मैं ट्राई करूंगा ज्यादा से ज्यादा ये क्रड हो जाए, ताकि इसकी प्रैक्टिस तुम लोग आगे कर सको, टेबल का फिल्टरेशन का ज्यादा से ज्यादा चीजें बता दूंगा मैं, तो तुम लोग उसको आगे वो कर पाओगे। और अगर कब है रमजान वैसे, पहला रोजा कब है, 23 ना, देखता हूँ ये 3 दिन में अगर कहीं एक लेक्चर एडजस्ट हुआ तो रात में 9 बजे के टाइम, मंडे नहीं है, मंडे बहुत मसला रहता है, ट्यूसडे या तो वेडनेसडे, मंडे मेरा ही काम बहुत रहता है। हाँ यार वेडनेसडे को तो तरावी रहेगी, ये बात सही है, तो दो ही में से बचा है, एक ही दिन बचता है, फिर ऑप्शन क्या है, ट्यूसडे को ही रख देते, ट्यूसडे को देखते हो, फिर मंडे भी अगर जल्दी हो गया, वो डिपेंड करता है कि मंडे का मसला कैसा है कि सुबह उठ के क्या बॉम्ब फटा रहेगा उधर कुछ मालूम नहीं रहता, तो मंडे काम कर लो तो ट्यूसडे पता चल जाता है कि हाँ स्टेबल है। अब ये 2 दिन में क्या चल रहा है क्या नहीं किसको पता, इसके लिए मंडे में जल्दी कुछ रखता नहीं हूँ लेट। हाँ ये है कि 9 9 बजे रख सकता हूँ, 9 बजे तो प्रॉब्लम नहीं है ना किसी को, रात में 9 बजे तुम लोग का नहीं ना, 9 बजे का मसला नहीं है, हाँ तो मंडे के दिन 9 बजे रख देता हूँ तो हो जाएगा। अगर जैसे कल जो बचा रहेगा वो पार्ट में वो मंडे के दिन ले लूंगा तो तुमको पूरा क्रड ही कंप्लीट हो जाएगा इधर। एक बार क्रड कंप्लीट हो गया ना, तो मैं तुमको कुछ एग्जांपल्स दे दूंगा, उस पर क्रड बनाना स्टार्ट कर देना, प्रैक्टिस करो, प्रोफाइल कंप्लीशन के लिए सब डाल दो, कॉल्स वगैरह आना शुरू हो जाए, इंटरव्यू भी एक हो सकता है रमजान में बरकत में रहमत में एक आध कुछ बरस जाए, ऑफर ऊपर, तो वो सब भी कर लो तो बेटर है, ठीक है। चलो छुट्टी छुट्टी।